जय माँ करनी दोस्तों। एग्ज़ाम टॉपर्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर बीए सेमेस्टर परीक्षा विशेष प्रस्तुति। हमारा सब्जेक्ट है कि भारत का ग्रामीण समाज। भारत के ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं विस्तृत और संपूर्ण हल करेंगे हम मॉडल पेपर का। पहला ही प्रश्न है इसमें, ग्रामीण समाज शास्त्र व जजमानी। गांवों का समाज शास्त्र क्या कहलाता है और जजमानी क्या है। हमने बेसिक भाषा में या फिर गांवों से या किसी और से पढ़ा होगा कि जजमानी क्या होता है। एक जजमान शब्द सुना होगा, इस यजमान भी कहते हैं देहाती गांवों के इलाकों के अंदर। तो उसका आज हम विस्तृत वर्णन करेंगे कि यजमानी क्या होता है, जजमानी क्या होता है। पहला प्रश्न है कि ग्रामीण समाज शास्त्र से आप क्या समझते हो। गांवों के समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, ग्रामीण समाज शास्त्र की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, ग्रामीण समुदायों की संरचना, उनकी संस्कृति और उनमें होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करती हैं। ग्रामीण समाज शास्त्र जो गांवों के अंदर होने वाले सामाजिक कार्यक्रम जो होते हैं वो, उनके अंदर होने वाले जो सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं वो, ग्रामीण समुदाय के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी की सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। उसे कहा जाता है ग्रामीण समाज शास्त्र। आगे पढ़ते हैं कि यजमानी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। वही यजमान, हम बेसिक चीज़ में अगर देखें तो किसी पुरोहित जी को हम कहते हैं, या कोई हमारे गांव में लोहार होते हैं या नाई जी होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे वो यजमान है या जजमान है। तो यजमान और जजमान होता क्या है उसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें भारतीय गांवों में, मतलब भारतीय समाज की बात करने तो स्पेशली भारत के बारे में ही पता चलेगा, भारत के गांवों की संस्कृति के बारे में हमारे पता चलेगा। तो है कि भारतीय गांवों में विभिन्न जातियों के बीच पाया जाने वाला पारस्परिक आर्थिक और सामाजिक निर्भरता का संबंध ही जजमानी व्यवस्था कहलाता है। कैसा संबंध। पारस्परिक और सामाजिक निर्भरता, आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखना, और एक सामाजिक निर्भरता है। समाज की व्यवस्था को किस प्रकार से चलाया जाता है, समाज किस प्रकार से चलता है, समाज की कौन कौन सी कड़ियाँ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें के अंदर ये कनेक्ट होता है। इसमें सेवा प्राप्त करने वाली जाति को जजमान कहा जाता है और सेवा प्रदान करने वाली जाति को कामीन कहते हैं। जजमानी व्यवस्था के दो प्रकार आप समझ सकते हो या दो अंग समझ सकते हो। एक होता है कि जजमान और एक होता है कामीन। अब होता क्या है कि जो सेवा प्राप्त करता है वो तो जजमान कहलाता है, और जो सेवा प्रदान करता है वो कामीन कहलाता है। यानी स्पष्ट रूप से हम समझे तो गांवों के अंदर जो जागीरदार होते हैं या फिर ऐसे बड़े शाहूकार या बड़े कृषक परिवार जिनसे लोग पैसे लेते थे वो बड़े माने जाते थे। अब समाज के अंदर अलग अलग जातियों, अलग अलग समूह के अंदर समाज को बांटा गया है। तो एक एग्जाम्पल के तहत, उदाहरण के तहत हम समझते हैं, गांवों के अंदर कोई नाई है या लोहार है, वो क्या करेगा कि किसी भूपति के यहाँ पे जाके या किसी जमींदार के यहाँ पे जाके सेवा देगा। नाई का काम होता है बाल काटना, या समाज के अंदर छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं उनका मेंटेन करना। लोहार का काम पहले होता था कि हथियार बनाना, लोहे की वस्तुएं बनाना। तो जो वो अपने द्वारा उत्पादित वस्तुएं होती थी वो उनको देते थे, और वो यजमान और जो भूस्वामी होते थे वो धीरे, जब कोई त्योहार वगैरह होते तो नाइयों को एक अनाज वगैरह देते थे, अनाज दे दिया, पैसे दे दिए। वही सिस्टम पूरे समाज को एक कड़ी के रूप में जोड़ता था। उसे कहा जाता है जजमानी व्यवस्था, जिसमें दो प्रमुख अंग होते हैं। एक तो होता है जजमान जो सेवा प्राप्त करता है, और दूसरा होता है कामीन जिसके द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।
अगला देखते हैं हम। अगला है कि सांस्कृतिक परंपरा एवं भूमि सुधार। सांस्कृतिक परंपरा क्या होती है, भूमि सुधार क्या है, इसके बारे में हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कौन सी दो परंपराओं की अवधारणा दी। एक महर्षि हुए जिनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड, उन्होंने दो परिभाषाएं दी। उनमें देखते हैं हम कि प्रसिद्ध मानव शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने सभ्यता के विकास को समझने के लिए दो प्रमुख परंपराओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। किसकी, सभ्यताओं के विकास को समझने के लिए। किसने किए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो पहली परंपरा क्या है, लघु परंपरा। पहली परंपरा है लघु परंपरा और दूसरी है बृहत परंपरा। इसमें लघु परंपरा में हम देखते हैं कि जो मौखिक रूप से चलती हैं, जो मौखिक रूप से चलती है वही परंपरा कहती है लघु परंपरा। और द्वितीय है बृहत परंपरा, जो लिखित ग्रंथों से चलती है। यानी मान सकते हैं कि पहले के टाइम में अगर कोई बात गांव वाले लोग करते हैं कि किसी टॉपिक के बारे में, किसी पॉइंट के बारे में, किसी राजा के बारे में, गांव वाले किसी किंवदंती को अपने मुंह से याद रखते हैं, जो मौखिक बात होती है। और दूसरी बात बृहत परंपरा के अंदर क्या आता है कि राजा महाराजाओं के द्वारा कुछ ग्रंथ, शिलालेख वगैरह लिखाए जाते थे, उनके द्वारा जो संदेश उत्कीर्ण करवाया जाता था उसे कहा जाता है लिखित परंपरा। अब देखते हैं अगला। अगला कि भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है। भूमि सुधार, धरती, खेती के अंदर जो चीजें होती है, किस प्रकार से भूमि का सुधार होता था, क्या उसमें बातें हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है। भूमि सुधार का तात्पर्य कृषि भूमि के स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है कि किसका अधिकार है उसके ऊपर। कृषि भूमि के स्वामित्व, पट्टेदारी और प्रबंध की व्यवस्था में किए जाने वाले उन संस्थागत और कानूनी सुधार से हैं। कौन से सुधार, संस्थागत सुधार और कानूनी सुधार। इसका उद्देश्य मध्यस्थों, मध्यस्थता का मतलब होता है बिचौलिया। भूमि सुधार कर रहे हैं या भूमि के ऊपर, आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बिचौलिए होते हैं जो किसी रिश्ते को लेकर भी बिचौलिए मध्यस्थता का काम करते हैं, किसी जमींदारी व्यवस्थाओं को लेके भी बिचौलिया का काम करते हैं, या किसी व्यापार को लेके। हर एक चीज में बिचौलिए होते हैं, जिसको आज की भाषा में हम दलाल कह सकते हैं। तो है कि सुधार उन संस्थागत और कानूनी सुधारों से है जिनका उद्देश्य मध्यस्थों यानी बिचौलियों मतलब जमींदारों का उन्मूलन करना और कृषि भूमि का भूमिहीनों में न्याय संगत पुनः वितरण करना। ये जो मध्यस्थ है, जो जमींदार लोग बिचौलिए है, वो क्या करते थे कि जो किसान होते थे, आम किसान जिनके पास में इतनी जमीनें नहीं होती थी, तो ये मध्यस्थ लोग उन किसानों का शोषण करते थे और अपना फायदा देकर आम किसानों को, जो भूमिहीन होते थे उनको, या उनसे जो उनके पास में जो भूमि होती थी उनको, उनके ऊपर या तो वो ज़्यादा कर लगाते थे, ज़्यादा टैक्स लगाते थे, तो उनके साथ में भेदभाव होता था। इसीलिए भूमि सुधार किए जाते थे और जो न्याय संगत रूप से पुनः वितरण कर दी जाए आम किसानों को। अगला है, देखते हैं। अगला है कि पारंपरिक सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा, उनके बारे में पढ़ते हैं। पारंपरिक का मतलब होता है परंपराओं से चली आ रही। सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा, समाज, प्रशासन। आप समझते हैं, समाज, हम एक भारतीय, एक हिंदू समाज के अंदर, एक जाति व्यवस्था के अंदर रहते हैं। प्रशासन का मतलब होता है कि पूरे समाज का प्रशासन, उनके अंदर जो नियम होते हैं उन नियमों को चलाने की कौन कौन से अधिकारी होते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि आज हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिले के बारे में कोई बात करते हैं, या फिर राज्य के बारे में बात करते हैं, या फिर देश के बारे में बात करते हैं, तो उनको चलाने का जो काम किया जाता है वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रशासन की व्यवस्था आज से नहीं है, वो सदियों से चली आ रही है। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं कि पारंपरिक सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा कैसा हुआ करता था। उनमें पहला प्रश्न है कि जजमानी व्यवस्था क्या है। अभी हमने पहले पढ़ा कि जजमान क्या होता है, उसके अंदर दो अंग होते हैं, एक होता है कामी और एक होता है जजमान। कामिक जो सेवा प्रदान करता है और जजमान जो सेवा प्राप्त करता है, ये दोनों अंग होते हैं। तो पढ़ते हैं जजमानी व्यवस्था क्या है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की एक पारंपरिक जाति आधारित आर्थिक सुधार प्रणाली है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर परंपरा से चली आ रही पारंपरिक
जाति आधारित आर्थिक सुरक्षा प्रणाली है। इसमें इसका एक, अगर हम आज के ज़माने में देखें ना, अगर पीछे जाए और आज के ज़माने का देखें, तो इसका लाभ भी हुआ करता था लोगों को। वर्तमान में क्या है कि उद्योग धंधों के अंदर, व्यापार के अंदर या काम के अंदर इतना सारा कंपटीशन आ रखा है, इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है कि कोई भी लोग कोई भी काम करने के लिए हमेशा तत्पर या तैयार रहते हैं। लेकिन पहले के समाज के अंदर कुछ जातियों के लिए कुछ काम निर्धारित किए गए थे कि वो काम वही जाति करेंगी। इसका मतलब ये होता है कि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और प्रत्येक नागरिक को ढंग का रोजगार प्राप्त हो सके। इसलिए इसमें कहा गया है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों की एक पारंपरिक जाति आधारित आर्थिक सुरक्षा प्रणाली है। आर्थिक सुरक्षा, इस पे ध्यान देना। कैसी प्रणाली है? आर्थिक सुरक्षा प्रणाली है, जिसके अंतर्गत विभिन्न सेवा प्रदाता जातियां, सेवा प्रदाता यानी जो सेवा देने वाली जातियां, जिसके अंदर आता है लोहार, नाई, कायस्थ, स्वर्णकार, बहुत सारी जातियां हैं जो सेवा प्रदान करती है। उच्च या भूस्वामी जातियों को सेवाएं देती थी। ये जातियां, उच्च वर्ग के लोग या जो भूस्वामी होते थे, उनको ये सेवा प्रदान करती थी, जिसके बदले में उन्हें फसल के समय अनाज और उपहार मिलते थे। ये जातियां जब उनको सेवा प्रदान करती थी, तब उनको त्योहारों के समय या फिर जब फसल का मौसम आता था, खेती पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाती थी, तब लाटा के अंदर, लाटा आपने सुना होगा, राजस्थानी शब्द लाटा कुंठा, ये लाटा कुंठा प्रथा भी होती थी। तो लाटे के अंदर अलग से इनका भाग कर दिया जाता था कि ये नाई जी के लिए अलग है, ये लोहार जी के लिए अलग है, ये सोनार जी के लिए अलग है। तो वही व्यवस्था जजमानी व्यवस्था कहलाती थी। अगला इसका लाभ ये है कि उनको आर्थिक आधार पर सुरक्षा मिल जाती थी, कोई भी बेरोजगार नहीं रहता था। प्रत्येक जाति का, जैसे शिल्पकार जाति होती है, कायस्थ जाति होती है, उनका समाज का एक पर्सनली काम होता है कि वो वही काम करेगा। ऐसे उनको रोजगार भी मिल जाएगा और किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर बताएं। आज के जमाने में भी ये चीजें हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। गाँव के अंदर होती है सभा, उन्हें ग्राम सभा कहते हैं, जो जिसके अंदर ये होता है कि जितने भी वयस्क मताधिकार वाले या मतदाता लोग हैं या जितने भी लोग हैं वो ग्राम सभा के अंदर होते हैं। लेकिन अगला है कि ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत पूरे गांव की पंचायत होती है, उसके बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं। ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क मतदाताओं के की एक स्थायी संस्था है। ग्राम सभा क्या है कि गांव के सभी जो वयस्क मतदाता है ना, उनकी एक स्थायी संस्था है। गांव की मतदाता जो वोट करते हैं, जो मत देते हैं, अपना मत रखते हैं, और जैसे पंच और सरपंच चुने जाते हैं, तो ग्राम सभा क्या है? वयस्क मतदाताओं की एक स्थायी संस्था है। जबकि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुनी गई एक छोटी कार्यकारी प्रतिनिधि संस्था होती है। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत है ना, वो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा चुनी जाती है। किसके द्वारा चुनी जाती है? ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा वो चुनी जाती है, ठीक है ना। और एक कार्यकारी प्रतिनिधि संस्था है जो प्रशासन कार्य का संचालन करती है। गांव के अंदर जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, गांव की सफाई का देखना, गांव के अंदर पानी की व्यवस्था को देखना, गांव की मंदिरों की देखभाल करना, गांव के पशुओं की देखभाल करना, गांव के अंदर कोई सार्वजनिक स्थान है उसकी देखभाल करना, वो कार्य होगा ग्राम पंचायत का। और ग्राम पंचायत में वो लोग होंगे जो ग्राम सभा के द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हम। अगला है कि शहरीकरण व वैश्वीकरण की अवधारणा। शहरीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है, ये अगर हम देखें तो ये इनके शब्दों के द्वारा ही हमारे को पता चलता है। शहरीकरण में हम एक ये बनाए शहर से, और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण बनाए विश्व से। शहर और विश्व पढ़ते हैं कि शहरीकरण कैसे कहते हैं, शहरीकरण क्या है। शहरीकरण वह सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है। शहरीकरण क्या है? एक तो सामाजिक प्रक्रिया है और एक आर्थिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का पलायन गैर कृषि कार्यों जैसे कि उद्योग सेवाओं की ओर शहरों में होता है।
जिससे लोगों के जीवन स्तर, संस्कृति और विचारों में आधुनिक परिवर्तन हो जाता है। शहरीकरण का मतलब क्या होता है, अगर हम छोटे से और संक्षिप्त में समझे तो गांव के जो लोग होते हैं वो गांवों से पलायन करके बाजारों की तरफ और शहरों की तरफ जाते हैं, और वो वहाँ पे जाके कृषि कार्य को छोड़ के कुछ और कार्य करते हैं, जैसे कि वो व्यापार करेंगे या फिर वो उद्योग धंधा करेंगे या फिर वो सेवा क्षेत्र में जाएंगे। गांव के लोग, जो कृषक लोग होते हैं, वो गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं, शहरों में जाते हैं और वहाँ जाके फिर वो उद्योग धंधों के अंदर जुड़ जाते हैं, सेवाओं के अंदर जुड़ जाते हैं। उसी को कहा जाता है शहरीकरण। गांव के लोगों का शहर की ओर जाना, प्रस्थान करना और कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कार्य के अंदर अपना योगदान देना। और इसके साथ क्या बदलाव आता है कि जब वो ग्राम के लोग या गाँव के लोग शहरों की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी संस्कृति के अंदर बदलाव आ जाता है। गाँव की संस्कृति अलग होती है और शहरों की संस्कृति अलग होती है। अब वो जहाँ जो रहेगा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे गांव के लोग बाजार में जाएंगे तो उनकी संस्कृति बाजारों जैसी हो जाएगी। इसमें स्पष्ट लिखा है कि उनके जीवन स्तर, संस्कृति और विचारों में आधुनिक परिवर्तन आ जाते हैं। गांव के लोग अभी भी माना जाता है कि पाश्चात्य संस्कृति में रहते हैं, पुरानी संस्कृति में रहते हैं, और बाजारों के अंदर जाने से उनकी संस्कृति बदल जाएंगी, उनके विचार बदल जाएंगे, उनका जीवन बदल जाता है। वही कहलाता है शहरीकरण। अगला है कि वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था, समाजों, संस्कृतियों और विचारों के एकीकरण और प्रवाह की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। इसमें देखो, इसके माध्यम से पूरा विश्व वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज के रूप में आपस में जुड़ा होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि प्रत्येक राष्ट्र या पूरे विश्व के राष्ट्र वो एक गांव के रूप में स्थापित हो जाते हैं। पूरे विश्व के राष्ट्र या पूरे जो भी अपना जो पूरी पृथ्वी है, यहाँ पे जो जो राष्ट्र है, जो जो देश है, वो एक परिवार, वो एक गांव बन जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं और उनकी फिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का एकीकरण और प्रवाह प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। उनकी जो अपने अर्थव्यवस्था कैसी है, उनकी पूरे विश्व का समाज कैसा है, उनका समाजों के ऊपर, फिर उनकी संस्कृतियों के ऊपर और उनके विचारों के ऊपर विकास के कार्य स्थापित होते हैं। धीरे धीरे वो विश्व से जुड़ जाते हैं, पूरा विश्व एक परिवार माना जाता है। फिर उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, फिर उनको आर्थिक लाभ कैसे होता होगा, फिर उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, पूरे विश्व का समाज कैसा है, वो सारी चीज़ें वैश्वीकरण के अंदर आती है। अगला पढ़ते हैं हम। अगला लिखा कि कृषि संकट और हरित क्रांति। कृषि संकट और हरित क्रांति। कृषि संकट क्या होता है? हम किसान परिवार से आते हैं, हमारे को पता है कि कृषि संकट क्या होता है। जैसे कि हम खेती करते हैं तो खेती करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम बुआई करेंगे, फिर निराई करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर माल या फिर कृषि का उत्पादन होता है, फिर वो उनको हम बाज़ारों में जाके, मंडियों में जाके बेच देते हैं। तो इनके बीच में जो भी हमारे को घाटा होता है वही होता है कृषि संकट। इसके अंदर प्राकृतिक रूप से भी संकट आते हैं और वित्तीय रूप से भी संकट आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे हम खेती करते हैं तो एक आम किसान के पास में खेती करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं, बीज लाने के लिए, रासायनिक खाद लाने के लिए। फिर वो क्या करता है, गांव से या फिर बैंक से ब्याज पे पैसे लेता है, लोन लेता है, फिर वो बुआई करता है। कभी कभी ऐसा हो जो कि प्राकृतिक विषमता आ जाती है, बारिश नहीं हो टाइम पे, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो, तो उसकी फसल खराब हो जाती है। फिर वो क्या करेगा, साहूकारों के पास में वापस जाएगा, बैंक के पास में वापस जाएगा और लोन लेगा, उसके ऊपर और कर्ज हो जाएगा, तो इसलिए वो ऋणग्रस्त हो जाता है, उसके ऊपर बहुत सारा ब्याज बढ़ जाता है, तो वो फिर कृषि संकट हो जाएगा। और इसमें होता यूँ है कि एक आम किसान धीरे धीरे कृषि संकट के अंदर वो गरीब होता जाता है, लेकिन बड़े बड़े साहूकार होते हैं या बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनको इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना कि आम किसान को पड़ता है। और अगर इस देखें इस दुनिया की या इस ब्रह्मांड की या इस सृष्टि की एक विकास रहा है, एक बात रही है कि
गरीब हमेशा गरीब होता है और अमीर हमेशा धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ता रहता है। का रीजन क्या है अभी तक आई थिंक किसी को समझ में नहीं आता है। आगे देखते हैं कि कृषि संकट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से एक बार समझा, आप पढ़ लेते हैं पीडीएफ में क्या लिखा। कृषि संकट से तात्पर्य है कृषि क्षेत्र में निवेश लागत की वृद्धि, यानी हम कृषि क्षेत्र जो होता है हम बुआई करते हैं उनमें निवेश की लागत में वृद्धि हो जाती है। बुआई करने में या जो हम निवेश करते हैं उसमें वृद्धि करना, फसलों में अलाभकारी मूल्य, फसलों को हम जैसे बेचते हैं बाजारों के अंदर तो जो हमारे को जो मूल्य मिलते हैं अनुमान से कम मिलते हैं। वर्तमान की बात करें राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे बाड़मेर, जालोर और बालोतरा साइड के अंदर जीरा जीरा की फसल होती है। विश्व युद्ध के कारण उसकी जो कीमत है वो एकदम डाउन हो गई है और वहाँ वाले इलाकों के लोग क्या करते हैं कि भारी मात्रा में इसबगोल और जीरा बोते हैं। उनको लगता है कि उनकी कीमत 400 प्लस जाएगी, फिर इससे प्लस जाएगी, लेकिन इस बार अगर उनके पास में 200 की भी कीमत नहीं आई है तो उनको क्या हुआ है, ये अलाभकारी मूल्य मिला उनको, उनको बेचना पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर लोन होता है, उनके ऊपर ऋण होता है। अगला देखते हैं सिंचाई में के अभाव, पर्याप्त मात्रा में उनको पानी नहीं मिलता बाद में, और मौसमी विषमता। मौसमी विषमता का मतलब होता है कभी बारिश कम होती है, कभी बारिश ज़्यादा होती है और कभी होती ही नहीं है। अगला है भारी ऋणग्रस्तता। एक आम किसानों के पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो जमीन जोतने के, बीज बोने की, रासायनिक खाद के सारों के पैसे, सारे पैसे अपने पास इकट्ठे हो, वो साहूकारों के पास है और बैंकों के पास से पैसे लाता है तो उसके ऊपर ऋण हो जाता है, तो ऋणग्रस्तता आ जाती है के कारण उत्पन्न उस स्थिति से है जो खेती को किसानों के लिए घाटे का सौदा बना देती है। किसानों को लाभ इसमें कम होता है और घाटा ज़्यादा होता है। अगला है कि हरित क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभावों को लिखिए। हरित क्रांति, बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं कि हरित क्रांति क्या है। विश्व के अंदर कृषि क्षेत्र या फिर फसल का उत्पादन को बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। भारत में इसके जनक रहे एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के। इसमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हरित क्रांति में भारत के अंदर ज़्यादातर गेहूं और चावल की खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें होता यह कि रासायनिक खाद फसल के अंदर ज़्यादा डाल दिया जाता है जैसे कि उसकी उत्पादकता ज़्यादा हो। रासायनिक खाद जितना डालोगे उसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी। अब इसके लाभ, ये लाभ वाकई में इसके लाभ काबिल तारीफ है, देखने को मिले। इसमें रासायनिक खाद आप जितना डालोगे, यूरिया डालोगे, डीएपी डालोगे, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा फसल की उत्पादकता होगी। अब इसके लाभ तो हमने देखे, लेकिन इसकी हानि क्या है। प्रथम नकारात्मक प्रभाव रासायनिक खादों व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि उर्वरता का ह्रास होने लगता है। हम जितने रासायनिक खाद डालेंगे या जितने कीटनाशक दवाइयाँ फसल के ऊपर, जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको मारने के लिए अब दवाई डालते हैं, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे भूमि की उर्वरता में ह्रास होगा, भूमि की उर्वरता में कमी आएगी। एक जो भूमि ऑर्गेनिक रूप से, नेचुरल रूप से जो खेती उत्पादित करती थी, उसके ऊपर हम क्या करने लगे, बहुत सारा रासायनिक खाद डालने लगे, कीटनाशक की दवाइयाँ डालने लगे, जिससे भूमि की उर्वरता में धीरे धीरे कमी आने लगी। दूसरा यह कि द्वितीय प्रभाव यह कि अमीर व छोटे किसानों तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता की वृद्धि होने लगी। वह हरित क्रांति से आर्थिक असमानता का क्या मतलब है, जैसे ये मतलब है कि जो बड़े बड़े खेतों वाले साहूकार होते हैं, जिनके पास में बहुत सारी भूमि होती है, बहुत सारी जमीन होती है, तो वो बड़े क्षेत्र के अंदर खेती करते हैं, तो उनसे उनको लाभ ये होता है कि उनके पास में बड़ा क्षेत्र होगा,
ज़्यादा वो रासायनिक खाद डालेंगे, कीटनाशक की दवाई होगी तो उनके पास में उत्पादकता ज़्यादा होगी। अब जितनी ज़्यादा ज़मीन, उतनी ज़्यादा उत्पादकता, और उतनी ज़्यादा उत्पादकता तो उतने ज़्यादा पैसे। अब गरीब आदमी, गरीब किसान, उनके पास में खेत छोटे होते हैं, तो उनकी उत्पादकता कम होती है। तो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से उनके बीच में 2 भाग बन जाते हैं, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। तो ये उसके गलत प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव। एक और नकारात्मक प्रभाव है भूजल। भूजल स्तर में कमी। ये जो भूजल स्तर है ना, रासायनिक खाद आप डालोगे या कीटनाशक की दवाइयाँ डालोगे तो उस फसल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होगी। अब सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाओगे? जिस क्षेत्र के अंदर नदियाँ नहीं हैं, जिस क्षेत्र के अंदर नहरें नहीं हैं, बारिश नहीं होती है, तो वो ट्यूबवेलों के द्वारा या भूमि के जो अंदर पानी है उसको निकाल कर सिंचाई करते हैं। अब जितना पानी का दोहन करोगे तो भूजल स्तर धीरे 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 नीचे जाएगा। तो हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव ये भी हुआ कि भूजल स्तर के अंदर क्या आई है? कमी आई है। अगला पढ़ते हैं हम। हाँ, अगर आपको विस्तृत रूप से और सारे क्लास से क्रम वाइज रूप से लेनी हो और भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारा एक ऐप बना हुआ है एग्ज़ाम टॉपर ऐप। उसको आप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और घर बैठे शांत और शानदार रूप से तैयारी करिए। विशेष जानकारी के लिए आपको हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर दो आप। बड़ा अच्छा चैनल है, उसके ऊपर क्लास की टाइम टू टाइम जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारी कौन सी क्विज चल रही है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। एमसीक्यू कौन से, वो सारे के सारे पीवाईक्यू वगैरह सब आपको जानकारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। बहुत सारे आपके पास में फालतू चैनल होते हैं, एक पढ़ाई का चैनल जोड़ लो जिससे आपको लाभ हो जाएगा। देखो हेडिंग भी लिखी है, अब पढ़ाई हुई और भी आसान। इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा, पीवाईक्यू ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सीरीज मटेरियल आपको बहुत जल्दी और हाथों हाथ ही मिल जाएगा। एग्जाम में आपको सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कि भाई हम सोर्सेज कहाँ से लाए। हम आपको सोर्सेज उपलब्ध करवा रहे हैं, उसकी चिंता हमारे को। आपका काम है सिर्फ पढ़ना। आप एक बार ज्वाइन करो, प्ले स्टोर से ऐप ले लो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगला इसमें अच्छी बात है कि मात्र 50-60 रुपये में आपको पीडीएफ की सुविधा मिल जाती है। 50-60 रुपये में आजकल होता क्या है? कुछ नहीं होता। तो आपको पीडीएफ मिल रही है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जनरल सब्जेक्ट वीडियो सॉल्यूशन की क्लास है, सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। एक बार ये आप कर लो। अगला अपन देखते हैं ग्रामीण समाज शास्त्र परिभाषा क्षेत्र। हम ग्रामीण समाज शास्त्र के बारे में बात करेंगे। समाज शास्त्र का मतलब एक समाज का शास्त्र। तो अगर हम समाज के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि वहाँ पे ग्रामीण और गाँव का जिक्र तो होगा और होना ही चाहिए, क्योंकि समाज आजकल बचा ही कहाँ है? गाँव के अंदर बचा है। जहाँ गाँव है वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी रूप से चल रही है। तो ज़्यादातर चीज़ें गाँव से ही होती है। और उसकी परिभाषा क्या और उसका क्षेत्र क्या है? तो पहला प्रश्न है कि ग्रामीण समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए, गाँव के समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसका क्या विषय क्षेत्र है उसका वर्णन करेंगे। पढ़ते हैं। समाज शास्त्री का अर्थ होता है समाज शास्त्र के का ज्ञाता। एक समाज शास्त्री हुए जिनका नाम है AR देसाई। के शब्दों में ग्रामीण समाज शास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण सामाजिक संगठन। इनका मूल कार्य क्या है? ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, उसके विविध कार्य तथा विकास के ऐतिहासिक प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन करना। क्या करना? ग्रामीण समाज के संगठनों के बारे में, ग्रामीण समाज के जो संगठन है उनकी संरचनाओं के बारे में, उनके विविध कार्य के वो काम क्या करते हैं उनके बारे में, विकास के ऐतिहासिक जो प्रवृत्तियां है उनका वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन करना। ठीक है ना? ये ग्रामीण परिवेश के जीवन का वास्तविक दर्पण है। दर्पण का मतलब आईना, कांच है, जो ग्रामीण विकास को सही दिशा देता है। अगला है कि विषय और क्षेत्र। तो
समाज शास्त्र का विषय क्या है, उसका क्षेत्र क्या है? इसका विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत मुख्यतः ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक संरचना, गांव के समाज की संरचना, जिसके अंदर ग्रामीण परिवार आता है, गांव का परिवार, जिसके अंदर जाति व्यवस्था आती है, कौन कौन सी जाति के लोग, और नातेदारी, नातेदारी का मतलब होता है रिश्ता नाता, वही नातेदारी, आपसी संबंध। ग्रामीण सामाजिक संस्था कौन कौन सी, जैसे कि धर्म, ये ग्रामीण सामाजिक संस्था है। ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां। और अगला है कि ग्रामीण समस्याएं क्या क्या है, जैसे कि ऋणग्रस्तता, गाँव के अंदर ज़्यादातर किसान रहते हैं या आम लोग रहते हैं, उनके ऊपर ऋण हमेशा रहता ही है। ठीक है। अगला है अशिक्षा और पलायन। जरूरी नहीं कि ऋण रहे, लेकिन आम बोलचाल में अगर हम कहें तो एक किसान होता है और जो छोटा किसान होता है उसके ऊपर ऋण ग्रस्ता रहती ही है। अशिक्षा, गाँव के अंदर ज़्यादातर आज भी अगर हम पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखें या भारत के कई ऐसे इलाके देखें, वहाँ पे अब आज भी शिक्षा का अभाव है। और पलायन, गाँव के जो लोग हैं उनको पर्याप्त मात्रा में रोजगार अगर नहीं मिलता है, उनके पास में पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है, तो वो पलायन करेंगे। प्रकृति का एक नियम है, अगर आपको किसी चीज़ का अभाव महसूस होता है तो आप वो स्थान छोड़कर कहीं और जाएंगे अपने संसाधनों की पूर्ति करने के लिए। ये प्रकृति का नियम है। कौरव और पांडवों को भी ये देख लो आप, भगवान राम को भी देख लो, रावण को भी देख लो, कृष्ण को भी देख लो, हर इंसान को देख लो, जैसे जिसको संसाधन की कमी मिली। भगवान राम और कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भगवान थे, उनके पास में तो संसाधन बहुत सारे, वो तो तथास्तु कहते और संसाधन होते हैं। लेकिन जिस मानव के पास, जिस पशु के पास, अगर किसी के भी पास में संसाधन की कमी होती है तो वो पलायन करता है। आपके पास में भी आज के ज़माने में भी संसाधन की कमी है, जैसे कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो, फ़ोन में पढ़ रहे हो, लैपटॉप में पढ़ रहे हो, टैब में पढ़ रहे हो, तो वहाँ से आप सोर्सेज निकाल निकाल के पढ़ रहे हो, क्योंकि किताबों की व्यवस्था है लेकिन इतनी नहीं है, ये डिजिटल युग आ गया है, तो आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हो। तो जहाँ जहाँ अगर किसी संसाधनों की कमी होती है तो लोग पलायन करते हैं, और ज़्यादातर हम वो पलायन की बात गाँव से होने लगी, क्योंकि गाँव के अंदर ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं, संसाधन नहीं होते हैं। हालांकि एक बात बता दूं, जो गाँव का जीवन है ना, वो रियल जीवन वही होता है, वास्तविक जीवन वही होता है। सुख शांति, आपस में भाईचारा, समृद्धि, सारी चीज़ें गाँव के अंदर ही मिलती है। बाजार के अंदर आओ, बिजी रहो, बस इतना है। काम के लिए सुबह गए, शाम को आए, रात को बैठे, खाना खाया, फ़ोन चलाया, सो गए, वही चैन चलती रहती है। लेकिन गाँव के अंदर आप घर से जब बाहर निकलते हो ना, तब आपको 20 लोग मिलेंगे, क्या हाल है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, मनुवार करते हैं, चाय पी लो, आज ये करो, आज वो करो, सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया रहे। और जो गाँव के अंदर रहते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। मैं शहरीकरण का विखंडन या खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे भाव रख रहा हूँ। शायद आपको भी पता होगा, बहुत सारे लोग ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए होते हैं। अगला है, और ग्रामीण विकास की आधुनिक प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन। ये सारे के सारा क्षेत्र किस में आता है? ग्रामीण समाज शास्त्र के अंदर आता है। अगला देखते हैं हम। अगला है ग्रामीण समाज शास्त्र, प्रकृति व महत्व। ग्रामीण समाज शास्त्र की प्रकृति कैसी है और उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। समाज शास्त्र की प्रकृति, नेचुरल, नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ग्रामीण समाज शास्त्र की प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक है। कैसी है ग्रामीण शास्त्र की जो समाज शास्त्र की जो प्रकृति है, वो पूर्णतः कैसी है? वैज्ञानिक प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? वैज्ञानिक है। इसमें काल्पनिक सिद्धांतों के स्थान पर वास्तविक तथ्यों का वैज्ञानिक विधियों जैसे कि अवलोकन करना, अनुसूची और साक्षात्कार के द्वारा एकीकरण किया जाता है। काल्पनिक रूप से नहीं होता है, वास्तविक रूप से होता है। यह ग्रामीण घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की तर्क संगत व्याख्या करता है। ग्राम के अंदर क्या क्या घटना हुई है उसकी तर्क संगत व्याख्या करना। तर्क संगत का मतलब होता है तर्क वितर्क करना। अगर हमारे पास में कोई बात है, अगर हमारे पास में कोई कारण है, तो वो कारण क्यों है, वो कारण कैसे है, वो तर्क होगा, फिर उसका वितर्क होगा। उसके लिए इसकी व्याख्या ऐसा करता है समाज शास्त्र। अगला है कि ग्रामीण समाज शास्त्र का महत्व। ग्रामीण समाज शास्त्र का क्या महत्व है? भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसका असाधारण महत्व है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसका असाधारण महत्व है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान है।
खेती के ऊपर निर्भर है, इसमें बताया गया है। लेकिन हालांकि अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, सेवा क्षेत्र भी अच्छा है, सेवाएं अच्छी हो रही है, और उद्योग क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। यह सरकार को ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु नीतियां और विकास योजना जैसे कि पंचायती राज्य और नरेगा बनाने के लिए प्रमाणित आंकड़े प्रदान करता है। ग्रामीण समाज शास्त्र सरकार को क्या करता है, समस्याओं के समाधान हेतु नीतियों और विकास की योजना बनाने हेतु समाधान देता है। जैसे कि पंचायती राज्य व्यवस्था, जैसे कि नरेगा, नरेगा का मतलब आपको सभी को पता है, 100 दिन का सभी को क्या रोजगार, 100 दिन तक रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर अंकित है कि क्या अंकित है, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, सभी को रोजगार की स्वतंत्रता। तो इस हमारे सरकार का और कानून के अंदर अंकित है। सरकार का ये फर्ज होता है कि वो लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए। गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए नरेगा की व्यवस्था की गई है, जो आज भी चल रही है। आगे लिखा के साथ ही ये भारतीय ग्रामीण संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण में अकादमीय मार्गदर्शन का कार्य करता है। भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय परंपराओं के बारे में भी मार्गदर्शन का कार्य करता है। अगला हमारे पास में ग्रामीण समाज अवधारणा और विशेषता। ग्रामीण समाज की क्या अवधारणा है, उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अथवा ग्रामीण समाज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसकी सामाजिक विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आलोचनात्मक, आलोचना का अर्थ क्या होता है? अगर किसी की अच्छाई है तो किसी की बुराई होना, किसी की लाभ है तो किसी की हानि होना। ठीक है। अवधारणा, अवधारणा क्या, देखो, ग्रामीण समाज वह विशिष्ट प्रादेशिक क्षेत्र हैं, ग्रामीण समाज वह विशिष्ट प्रादेशिक क्षेत्र हैं जहाँ जन घनत्व न्यूनतम होता है। गांवों के अंदर जन घनत्व क्या होता है, न्यूनतम। जन घनत्व कैसे कहते हैं, जन, लोग, जीव, और घनत्व का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र, एक वर्ग के अंदर या इतने क्षेत्र के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो ग्रामीण इलाके के अंदर बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है। जनघनत्व तो गांव का बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है। मानव का प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध होता है। गांव के लोगों का, गांव के मानवों का प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं, वो पहाड़ों से जुड़े हुए होते हैं, वो नदियों से जुड़े हुए होते हैं। तो उनका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के सामने संबंध होता है। और जीवन का प्राथमिक आधार कृषि होती है। गांवों के लोगों का जीवन का प्राथमिक आधार कृषि होती है। गांव के अंदर 99% लोग कृषक होते हैं, वो कृषि का कार्य करते हैं। यहाँ प्राथमिक और अनौपचारिक संबंधों की सघनता होती है। क्या होती है? प्राथमिक और अनौपचारिक संबंधों की सघनता होती है। अगला है कि सामाजिक विशेषता और आलोचना। इसकी हम करेंगे, सामाजिक विशेषता क्या है और आलोचना क्या है। ग्रामीण सामाजिक संरचना मुख्य रूप से संयुक्त परिवार और जातीय व्यवस्था पर आधारित है। गांव का जो समाज है वो संयुक्त परिवार, गांव के समाज के अंदर संयुक्त परिवार विद्यमान है। और जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? हमारी 3-4 पीढ़ियां साथ में रहती है, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आज भी हम गांव में देखेंगे तो एक परिवार के अंदर वहाँ पे पोता भी रहता है, बेटा भी रहता है, दादा दादी रहते हैं, चाचा रहते हैं, मतलब जिसको काका कहते हैं, ताऊ जी रहते हैं। सारे लोग एक ही परिवार के अंदर रहते हैं। तो उसका मतलब है कि वो संयुक्त परिवार है। उनका चूल्हा एक ही होता है, सामूहिक चूल्हा। जो वो भोजन सामग्री पकाते या बनाते हैं तो वो एक ही चूल्हे पर बनाते हैं। वो संयुक्त परिवार है, आपसी अच्छा प्रेम होता है, आपस में मिलकर रहते हैं। तो उनके जो आर्थिक सोर्सेज होते हैं, जो पैसे होते हैं, जो कृषि होती है, उन पर सबका सामूहिक अधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था गाँव के अंदर है। और एक व्यवस्था है जाति व्यवस्था। हालांकि बाजारों में भी विद्यमान है जाति व्यवस्था, लेकिन गाँवों के अंदर जातियों, अलग अलग लोगों को अलग अलग समूहों के अंदर बांटा गया और उनकी जाति के आधार पर उनको बांटा गया है। वो आज से नहीं है, काफी टाइम पहले से मानी जाती है। यहाँ आपसी घनिष्ठता और भाईचारा पाया जाता है। गांवों के अंदर आपसी घनिष्ठता है, संबंध अच्छे हैं बड़े, और भाईचारा पाया जाता है। पूरा गांव एक परिवार माना जाता है।
पूरा गांव एक परिवार है और आपस में सारे भाई हैं। अगर किसी को जरूरत पड़े तो सारे लोग खड़े रहते हैं। आज भी देखा मैंने, मैं भी गांव से आता हूँ। अगर एक इंसान को अगर किसी की जरूरत पड़े तो उसकी जाति से ज्यादा अदर लोग, अदर कास्ट के लोग वहां होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा गांव एक परिवार है। कल किसको जरूरत पड़े पता नहीं चलता, इसलिए वो आपसी भाईचारा बहुत अच्छा होता है गाँव में। बाजारों में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है, पास के फ्लैट में कौन रहता है, किसी को नहीं पता है। अगर भाईचारा देखना हो तो कहाँ जाओ? गाँव में। अब देखो आलोचनात्मक, विरोधात्मक विश्लेषण है। हालांकि यह जातिगत सुदृढ़ता, ग्रामीण समाज और सामाजिक ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। माना जाता है, इसमें कहा गया कि भाई ये जो गांवों के अंदर एक व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था, वो क्या करती है? आपसी छुआछूत, ठीक है ना, भेदभाव करती है, आपसी छुआछूत करती है, ठीक है ना, और रूढ़िवादिता यानी पौराणिक विचार, पौराणिक प्रथा है, वो बढ़ावा देती है। इसमें कहा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि अपने को याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। जिसमें ग्रामीण समाज के दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक गतिशीलता का मार्ग अवरुद्ध होता है। माना जाता है कि जातीय व्यवस्था से जो दलित लोग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनका क्या होता है? गतिशीलता का मार्ग अवरुद्ध होता है। वो प्रगति नहीं कर पाते। संविधान के अंदर उनको ऊपर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि ये हमारे को वर्तमान स्थिति में दिखता है, पहले के टाइम में ऐसा कोई नहीं था। जाति व्यवस्था मेरे हिसाब से इसलिए वर्णित की गई कि पूरे गांव को या पूरे सामाजिक जीवन को एक सही रूप से चलाने के लिए जाति व्यवस्था की होगी। अलग अलग जाति के कार्य अलग अलग होंगे ताकि लोगों के लिए कोई आवश्यक कार्य रुका न रहे, इसलिए की होगी। अगला देखते हैं। हालांकि ग्रामीण समाज आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष, ग्रामीण समाज का आर्थिक पक्ष कैसा है, सांस्कृतिक पक्ष कैसा है? व्यापार क्या करते थे, वो खेती कैसे करते थे, उनकी आय क्या थी, ठीक है ना, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनके बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक विशेषता और आलोचना, हम आर्थिक विशेषता के बारे में बताएंगे और उसकी भी आलोचना भी देखेंगे। ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है। सभी को पता है कि ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है और यहाँ भूस्वामित्व ही आर्थिक प्रतिष्ठा का आधार है। भूस्वामित्व ही आर्थिक प्रतिष्ठा का आधार है। कुछ भूस्वामी, इनके पास आम लोग जाते हैं, पैसे लेते हैं, खेती करते हैं, वापस पैसे देते हैं। किसी के पास ऊपर ऋण ज़्यादा हो जाता है, किसी के ऊपर ऋण कम हो जाता है, ऐसा सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। आलोचना पढ़ते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी वर्षा पर निर्भर है। सही बात है। गांव की जो अर्थव्यवस्था है, गाँव के अंदर जो आय होती है, जो पैसे आते हैं लोगों के पास में, वो खेती से आते हैं और खेती के लिए सिंचाई, पानी की आवश्यकता होगी और पानी कहाँ से मिलेगा? वर्षा से मिलेगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी वर्षा पर निर्भर है। यहाँ छुपी हुई और मौसमी बेरोजगारी आम है। गांव के अंदर छुपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, यानी इसको हम अगर आसान भाषा में समझे तो छुपी हुई बेरोजगारी किसे कहा जाता है कि एक किसान के पास में 1 बीघा जमीन है, मानो कि 1 हेक्टेयर जमीन है, और वहां पे अगर 2 किसान काम करे तो पर्याप्त होते हैं। लेकिन वहां पर पूरा परिवार काम करने लग जाता है। एक परिवार के अंदर आप मानो कि अगर 6 लोग हैं और इस जमीन के अंदर सिर्फ 2 लोग काम करें तो वो पर्याप्त मात्रा में काम हो जाता है, लेकिन 6 लोग काम करते हैं। इसका मतलब कि जो बाकी जो 4 लोग हैं वो छिपी हुई बेरोजगारी के अंदर आते हैं, वो बेरोजगार माने जाते हैं, ठीक है ना। अगला है, उसमें कहा गया कि मौसमी बेरोजगारी, ये भी सही बात है। जब वर्षा ऋतु आती है, बारिश होती है, तब खेती होती है। जब बारिश नहीं होती है, कोई ऐसे सूखे गांव है पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखें या फिर भारत में ऐसे जगह हैं जहाँ पे अगर बारिश नहीं होती है तो फिर वो सूखे इलाके होते हैं, वहाँ पे कुछ फसल वगैरह नहीं होती, तो वो फिर वो कैसी बेरोजगारी हो जाएगी? मौसमी बेरोजगारी हो जाएगी। ऋणग्रस्तता और बिचौलियों के शोषण के कारण आर्थिक ढांचा शिथिल रहता है। ऋणग्रस्तता ज्यादा होती है गांव के लोगों के ऊपर। वो मैंने कहा ब्याज से वो ब्याज भी पैसे लेते हैं, वो लोन लेते हैं, उनके ऊपर ऋण चढ़ जाता है। और बिचौलिए जो भूमि के मध्यस्थता में काम करने वाले जो दलाल होते हैं, उनसे उनका आर्थिक ढांचा वो शिथिल हो जाता है, जिसमें ग्रामीण पलायन बढ़ता है और इस कारण ज़्यादा
ब्याज होने पर, ज़्यादा ऋण होने पर वो क्या करते हैं, बाजारों की ओर पलायन करते हैं, उद्योग धंधों के अंदर वो जाते हैं। अगला है कि सांस्कृतिक विशेषता और आलोचना। गांव की हम संस्कृति की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और आलोचना क्या है उसके बारे में देखते हैं। लोक संस्कृति, उत्सव, धर्म और सादगी यहाँ की आत्मा है। गांव की आत्मा क्या है? लोक संस्कृति। यहाँ हमारी संस्कृति हमारी आत्मा है। यहाँ के उत्सव, मेले, त्योहार, होली, दीपावली, ये सारे के सारे उत्सव, और यहाँ की सादगी, सादगी ज़्यादा विद्यमान होती है गाँव में, ठीक है ना। और यही क्या है, गाँव की संस्कृति की आत्मा है। लोग संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। गांव के लोग बड़े संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। उनका फिक्स होता है कि खेती करना, खाना है, पीना और जीवन व्यतीत करना। बड़े संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। और इसकी आलोचना करते हैं हम। अत्यधिक भाग्य विधाता और अंधविश्वास के कारण ग्रामीण लोग नवीन तकनीकी और आधुनिक गतिशील विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं करते। वो मानते हैं कि गांव के लोग बड़े अंधविश्वासी होते हैं, ठीक है, और भाग्यवादिता, भाग्य में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए जो आधुनिक विकास होता है, जो धीरे धीरे आज के ज़माने में एआई का ज़माना आया है, ऐसे विकासों से वंचित हो जाते हैं, ठीक है ना। और पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक मूल्यों के कारण महिलाओं की स्थिति गौण बनी रहती है। मानते हैं कि गांव का जो समाज है, जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है वो पितृसत्तात्मक है। गांव का मुखिया पिता होता है, महिलाओं के ऊपर आदमी का अधिकार माना जाता है। महिलाएं विशेष रूप से आगे नहीं बढ़ पाती हैं और उनका इतना विकास नहीं होता है। अगला हम देखते हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड, उन्होंने लघु व वृहत परंपराओं का वर्णन किया है। लघु और वृहत परंपरा, लघु का मतलब छोटा, वृहत का मतलब होता है बड़ा, विस्तृत। इनके बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रतिपादित लघु परंपरा और वृहत परंपरा की अवधारणा क्या है, पढ़ते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिकन समाज के गहन अध्ययन के आधार पर सभ्यता की संस्कृति विकास को समझने हेतु इन दो परंपरा या परस्पर सम्मिलित अवधारणा को प्रतिपादित किया है। उन्होंने किसका अध्ययन किया? मैक्सिकन समाज का अध्ययन किया है। मैक्सिको का जो समाज है उसका अध्ययन किया। उन्होंने दो परंपराएं बताई है। पहली परंपरा कौन सी है? लघु परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन। इसमें है कि यह वह परंपरा है जो अशिक्षित साधारण ग्रामीण कृषक समाज के लोक जीवन में स्वतः प्रवाहित होती है। लघु परंपराएं जो अशिक्षित, जो शिक्षित नहीं है, शिक्षा का ज्ञान नहीं है वो, और साधारण ग्रामीण कृषक समाज के लोक जीवन में स्वतः प्रवाहित होती है। यह स्थायी रीति रिवाजों, मौखिक कथाओं, स्थायी रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं पौराणिक काल से, मौखिक कथा, लोक गीतों तथा स्थायी ग्राम देवताओं की पूजा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आ रही है। ये परंपरा कैसी है कि स्थायी रीति रिवाज, गांव के जो रीति रिवाज उन्होंने मैक्सिको के अध्ययन करके बताया कि जो स्थायी है, एक ही रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, उनके बारे में मौखिक कथाएं, उनके पास में लिखित ज्ञान नहीं है, मौखिक रूप से उनको याद है। और लोक गीतों और स्थायी ग्राम देवताओं की पूजाओं के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आ रही है। यहाँ के जो स्थायी ग्राम देव हैं, स्थानीय ग्राम के जो देव हैं, उनकी पूजाएं होती है, उनके बारे में बताया। और वृहत परंपरा के बारे में क्या बताया है? बड़ी परंपरा के बारे में, ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में क्या बताया कि यह समाज के उच्च सुशिक्षित और संभ्रांत वर्ग द्वारा नियंत्रित व संचालित होती है। ये जो वृहत परंपरा है वो समाज के अंदर जो उच्च लोग हैं, उच्च श्रेणी के लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं, ठीक है ना, संभ्रांत वर्ग के द्वारा ये क्या होती है? संचालित होती है, नियंत्रित और संचालित होती है। यह धर्म ग्रंथों के अनुसार, महाकाव्यों के अनुसार, जैसे कि रामायण और उपनिषद और शास्त्रीय साहित्य में लिखित व व्यवस्थित रूप से पाई जाती है। अगला पढ़ते हैं हम। अगला है कि सार्वभौमिकरण और स्थायीकरण। सार्वभौमिकरण क्या होता है? सार्वभौमिक के बारे में पढ़ते हैं। मैकिम मेरियट के अनुसार जब लघु परंपरा के तत्व स्थानीय रीति रिवाज या देवी देवता
ऊपर की ओर बढ़ते हैं और व्रत परंपरा का अंग बन जाते हैं, तो उसे सार्वभौमिकरण कहते हैं। ये मैकिन मेरिटन कहते हैं कि जो लघु परंपरा है, लघु परंपरा है, उसके अंदर जो स्थानीय जो रीति रिवाज है, स्थायी रीति रिवाज है और स्थायी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, व्रत परंपरा के अंग बन जाते हैं और वो सार्वभौमिकरण कहते हैं उसे। यानी स्थायी परंपरा या स्थायी ग्रामीण इलाके के अंदर या छोटे से इलाके के अंदर जो परंपराएं होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, जो देवों की पूजा होती है, वो ऊपर रूप ले लेते हैं, ऊपरी रूप ले लेते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, व्रत परंपरा का या बड़ी परंपरा का अंग बन जाते हैं और वो धीरे धीरे फिर वो सार्वभौमिकरण की ओर बढ़ते हैं, उसे सार्वभौमिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी आंचलिक लोक देवी का व्रत पौराणिक माँ देवी जैसे दुर्गा या माँ लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यानी एक स्थान के ऊपर ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पे स्थायी देवी होगी, किसी एक स्थान की स्थायी देवी होगी, वहाँ के ग्रामीण या उसी क्षेत्र के लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि वो महादेवी का रूप ले लेते हैं, जैसे कि दुर्गा या महालक्ष्मी। कैसे, धीरे धीरे वहाँ लोग आते हैं, लोगों को पता चलता है, ठीक है ना, और जनसाधारण के अंदर उनकी बातें होती है, तो वो धीरे धीरे एक लोग से दूसरे लोगों के पास में, दूसरे से तीसरे के पास में, ऐसी वो प्रथा बढ़ती रहती है। तो वो व्रत स्तर या छोटे स्तर की जो परंपरा होती है वो आगे 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 व्रत स्तर पे बन जाती है, बड़ी परंपरा की ओर बनी जाती है, वही कहते हैं सार्वभौमिकरण कहा जाता है। आगे लिखा के स्थायीकरण या स्थानीयकरण किसे कहा जाता है। इसके विपरीत जब व्रत परंपरा के शास्त्रीय तत्व नीचे छनकर स्थायी स्तर पर आते हैं, स्थानीयकरण किसे कहा जाता है कि जो व्रत परंपरा है, बड़ी परंपरा है, उसके जो शास्त्रीय तत्व है वो नीचे की ओर आ जाते हैं और स्थानीय लोक संस्कृति के रंग में रंग जाते हैं, उसे स्थानीयकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए शास्त्रीय शोर त्योहार जैसे कि गोवर्धन पूजा एक ग्रामीण जीवन में गोबर से मानव आकृति बनाकर स्थायी लोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उदाहरण दिया है शास्त्रीय के हिसाब से व्रत परंपरा का। पहले गोवर्धन पूजा सभी जगह पर होती थी, अच्छी तरीके से होती थी, लेकिन धीरे धीरे पर गोवर्धन रूपा मात्र इतनी रही है कि गाँव के अंदर गोबर से क्या किया जाता है, एक मानव का चित्र बना दिया जाता है। लेकिन गोवर्धन पूजा क्या थी वो आपको पता है, वृंदावन के अंदर एक पहाड़ था गोवर्धन नाम का, उसकी पूजा होती थी, उसके बारे में था। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे उसका एक छोटा रूप हो गया है, गांव के अंदर गोबर के द्वारा एक मानव की आकृति बना दी जाती है और लोक उत्सव के रूप में उनको पूजा जाता है, मात्र इतना रहा है, उसे कहा जाता है स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण। अब इसका अगर सिंपल और शॉर्ट रूप से अगर हम पढ़ें तो सार्वभौमिकरण कैसे कहा जाता है, तो एक स्थानीय या फिर जो अगर हम कहते हैं कि जो छोटी प्रथा थी वो बड़े रूप में विकासशील होना, वो होता है सार्वभौमिकरण। या एक उदाहरण हम देकर देखें कि एक देवी की हम पूजा करते हैं जो एक नॉर्मल क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र के अंदर उसकी पूजा होती है, लेकिन धीरे 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 उसका विकास होता है और बड़े स्तर पर उनकी पूजा होने लग जाती है, वही कहलाता है सार्वभौमिकरण, ठीक है ना। और एक है स्थानीयकरण, यानी एक बड़े स्तर की परंपराओं को हम उसका छोटा सा रूप देकर एक सीमित क्षेत्र तक उसका विस्तार करते हैं, वो कहलाता है स्थानीयकरण। अगला देखते हैं हम, आगे लिखा कि भारतीय कृषि संरचना के प्रमुख तत्व। भारत की कृषि संरचना के प्रमुख तत्व कौन कौन से, अथवा भारत में कृषि संरचना के प्रमुख तत्वों का विश्लेषण कीजिए। पढ़ते हम देखते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज में कृषि केवल एक व्यवसाय न होकर एक संपूर्ण सामाजिक ढांचा है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। भारतीय ग्रामीण समाज में कृषि एक व्यवसाय न होकर संपूर्ण सामाजिक ढांचा है, पूरे समाज का क्या है, ढांचा है। भूमि का असमान स्वामित्व, पहला इसका तत्व क्या है कि भूमि का असमान स्वामित्व। मुट्ठी भर बड़े जमींदारों के पास में अधिकांश उपजाऊ भूमि है, जबकि ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा छोटे काश्तकारों या भूमिहीन मजदूरों के रूप में जीवन यापन करता है। इसमें होता है क्या, भूमि का असमान स्वामित्व। भूमि का असमान स्वामित्व का अर्थ होता है कि मुट्ठी भर यानी कुछ चंद लोगों के पास में बहुत सारी जमीन है, गिने चुने लोगों के पास में
बहुत बड़ी और वृहत स्तर पर बड़े क्षेत्र में भूमि उनके पास में, ठीक है ना। और दूसरा एक है कि गांव का एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो होता है, जो आम किसान होते हैं उनके पास में कम भूमि, और जो भूस्वामी होते हैं जो कम होते हैं उनके पास में ज़्यादा जमीन। तो इसमें पहला तत्व क्या है कि भूमि का असमान स्वामित्व। दूसरा है जाति और वर्ग का गठजोड़। ग्रामीण समाज में पारंपरिक भूस्वामी जातियां उच्च जातियों से संबंधित रही है, जबकि कृषि श्रमिक मुख्य रूप से समाज के सबसे निचले पायदान की जातियों से आते हैं। अगला है पट्टेदारी और बंटाईदारी व्यवस्था। भूमि का पट्टे पर दिया जाना और आधा अनाज बांटने की बंटाईदारी प्रथा आर्थिक शोषण का एक माध्यम बनी है। नहीं, कुछ लोगों के पास में ज़्यादा ज़मीन होती है, वो पट्टे के आधार पर किसानों को ज़मीन दे देते हैं एक सीमित समय के लिए, और उसमें जो भी अनाज वगैरह होते हैं उसमें उनको बांट लेते हैं। ज़्यादा हिस्सा भूस्वामी रखते हैं और कम हिस्सा जो छोटे किसान होते हैं उनको देते हैं। अगला लिखा कि भूमि सुरक्षा के उद्देश्य और प्रभाव। भूमि सुरक्षा का उद्देश्य क्या और प्रभाव क्या है? भूमि सुधार के उद्देश्य। स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु भूमि सुधार लागू किए गए। इसके मुख्य उद्देश्य थे जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन करना, वास्तविक कृषकों यानी काश्तकारों को मालिकाना हक देना, और भूमि की अधिकतर जोत सीमा सीलिंग निर्धारित कर अतिरिक्त भूमि का गरीबों में वितरण करना, और कृषि उत्पादकता बढ़ाना के लिए खेतों की चकबंदी करना। इसमें ये होता है कि जमींदारी जो प्रथा है उनका उन्मूलन करना। जमींदारी प्रथा का मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास में बहुत सारी जमीन है और कुछ लोगों के पास में कम जमीन है, उनका उन्मूलन करना। वास्तविक कृषक काश्तकारों को मालिकाना हक देना, जो वास्तविक कृषक है जो रियल में किसान है उनको उनका मालिकाना हक देना। भूमि की अधिकतर जोत सीमा निर्धारित करना, अतिरिक्त भूमि का गरीबों में वितरण करना। जो किसी इंसान के पास में, किसी एक इंसान के पास में ज़्यादा भूमि हो उसका बंटवारा करके जो उसका जो रियल मालिक है या जो रियल हिस्सेदार है उसको देना, ठीक है ना। और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेतों की चकबंदी करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। अगला है ग्रामीण समाज पर इसके प्रभाव। क्या प्रभाव पड़े? सकारात्मक प्रभाव पड़े। सदियां पुराना सामंती जमींदारी शोषण समाप्त हो गया। जो सदियों से या पहले के टाइम में जो चला आ रहा है सामंती प्रथा वाला, जो जमींदार शोषण करते थे आम किसानों का, ठीक है ना, उनका समाप्त हो गया कारनामा। कुछ राज्यों में जैसे केरल व बंगाल में गरीबों को भूमि मिली, और नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण कानून के छिद्रों का लाभ उठाकर बड़े जमींदारों ने बेनामी संपत्ति बचा ली और काश्तकारों को बड़े पैमाने पर बेदखल कर दिया, जिससे एक नया धनी मध्यमवर्ती कृषक वर्ग उभरा। इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कानून का फायदा उठाया और कुछ भूमि को अपने पास में रख लिया, और एक वर्ग नया बनकर तैयार हो गया, मध्यम वर्ग जो बनकर तैयार हो गया, तो कृषक मध्यम वर्ग माना जाएगा उसको। अगला है पंचायती राज व त्रिस्तरीय संरचना। पंचायती राज के बारे में आपको पता होगा, हम गाँव के अंदर रहते हैं। पंचायत के बारे में, पंचायती राज सरपंचों के चुनाव होते हैं, वार्ड पंचों के चुनाव होते हैं, वो सारी की सारी बातें। पंचायती राज व्यवस्था में आपका क्या अभिप्राय है? पंचायती राज व्यवस्था कैसे कहते हैं, इसका मतलब ये है पंचायती राज के तीनों स्तरों की संरचना कीजिए। पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर है, उनकी हमारे को व्याख्या करनी है। इसके ऊपर देखते हैं अभिप्राय। पंचायती राज का तात्पर्य ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से है जिसका मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और शासन के कार्यों के सीधे आम ग्रामीण जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना, ठीक है ना। भारत में 73वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा इसमें संवैधानिक मान्यता मिली। अगला देखते हैं कि त्रिस्तरीय संरचना। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ना कि ग्रामीण लोगों को सीधा केंद्रीकरण से जोड़ना, आम जनता को सीधा मुख्य सत्ता से
जोड़ना, ठीक है ना। और इसकी व्यवस्था भारत में 73वें संविधान संशोधन 1952 में संवैधानिक मान्यता मिली। अगला है कि त्रिस्तरीय संरचना क्या है। पहला स्तर इसमें देखो ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर होता है इसमें पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। पहला स्तर है ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर, यह सबसे निचली और कार्यकारी संस्था है। इसके सदस्यों और सरपंच का चुनाव सीधे ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत ये सबसे नीचे की या नीचे स्तर की संस्था है, ठीक है ना। इसके सदस्यों का चुनाव या इसके जो सदस्य होते हैं सरपंच वगैरह, उनका चुनाव सीधे ग्रामीण लोग करते हैं, गांव के लोग करते हैं, ग्रामवासी करते हैं। दूसरा है पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर, उसमें देखते हैं यह मध्यवर्ती स्तर है, बीच का स्तर है। किसके? ग्राम पंचायत के और जिला परिषद के बीच का स्तर है पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर। ये मध्यवर्ती स्तर है जो ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच समन्वय का कार्य करता है। कौन? ये ग्राम पंचायत या पंचायत समिति। दूसरा अगला है जिला परिषद या जिला स्तर, यह जिले की सर्वोच्च विकास योजना और वित्तीय आवंटन का काम करने वाली संस्था है। जिला स्तर है जो इस पंचायती राज्य व्यवस्था की सर्वोच्च समिति मान सकते हो, सर्वोच्च संस्था मान सकते हो, पूरे जिले का मेंटेन करने वाली ये संस्था है। तो हम मानते हैं कि पंचायती राज्य व्यवस्था के 3 स्तर है। पहला स्तर कौन सा है? तो पहला स्तर देखते हैं हम ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर कौन सा है? तो दूसरा स्तर है पंचायत समिति। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है जिला परिषद। और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे को कब मिली, संविधान में मान्यता कब मिली? तो भारत में 73वें संविधान संशोधन 1952 के अंदर इनको संवैधानिक मान्यता मिल गई और हम आम लोग भी केंद्र से जुड़ गए सीधे पंचायती राज्य संस्था के द्वारा। अगला हम पढ़ते हैं, अगला है कि पंचायती राज्य की भूमिका व मूल्यांकन। पंचायती राज्य की क्या भूमिका है, उसका मूल्यांकन क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रामीण विकास में भूमिका, पंचायती राज्य की गांव के विकास के अंदर या ग्रामीण विकास के अंदर क्या भूमिका रही है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रामीण विकास में भूमिका, पंचायती राज्य ने ग्रामीण भारत का राजनीतिक सशक्तिकरण किया है। पंचायती राज ने ग्रामीण भारत का गांव के स्तर का क्या किया है? राजनीतिक सशक्तिकरण किया है। गांवों की हिस्सेदारी राजनीति के अंदर लाने के लिए पंचायती राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज जो गांव के लोग हैं राजनीति के अंदर आ रहे हैं या उनका राजनीति से सीधा कनेक्ट है या सीधा संबंध है, तो वो किसके कारण है? पंचायती राज्य व्यवस्था के कारण है, ठीक है। महिलाओं के लिए 33 से 50 तक और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनिवार्य आरक्षण ने सदियों पुराने सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी है। और पंचायती राज्य व्यवस्थाओं के अंदर महिलाओं को, ठीक है ना, 33% से लेकर 50% तक और अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया है। इससे ये फायदा हुआ कि जो वंशानुगत या सामाजिक पुरानी पदक्रम चले आ रहे हैं उनको इन्होंने क्या दिए? चुनौतियां दिए। नरेगा जैसी योजनाएं स्थायी स्तर पर रोजगार देकर पलायन करने से रोकने में सहायक हुई। अब गांवों के अंदर महिलाओं को 33 से लेकर 50% आरक्षण दिया गया है और अनुसूचित जाति तो अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी आरक्षण दिया गया। उसमें क्या होगा, जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं या जो बड़े बड़े साहूकार हैं या ऊंचे पदों पर जो बैठे, उनको एक गरीब आदमी या आम आदमी या एक महिला चुनौती दे सकती है। अगर सरपंच का चुनाव, उसमें क्या कभी एससी की सीट आती है, कभी एसटी की सीट आती है, कभी महिला की सीट आती है, तो उसमें धीरे धीरे उनका विकास होता है, तो उनको चुनौती देने का काम किया। और पंचायती राज्य ने एक ऐसी अच्छी व्यवस्था की है मनरेगा की सॉरी सॉरी मनरेगा की व्यवस्था की उन्होंने। इसके अंदर क्या होता है कि नरेगा के अंदर लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया है ताकि लोगों ने पलायन करना छोड़ दिया। पहले के टाइम में लोग जो व्यापार के बहाने या उद्योग धंधों के बहाने, काम के बहाने बाजारों की ओर जाते थे, अब गांव के अंदर ही उनको 100 दिन का रोजगार मिलने लगा, इसलिए उन्होंने पलायन करना छोड़ दिया है। ये एक अच्छी व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, समीक्षा और मूल्यांकन मतलब कमियां। पंचायतों के पास आज भी सभी के वित्तीय कर राजस्व का अभाव है जिससे वे पूर्णतः राजस्व सरकारों पर निर्भर रहती है। हाँ, लेकिन इसकी ये कमी है, कमजोरी है कि जो पंचायत है उनके पास में खुद का राजस्व या खुद का पैसा नहीं है। इसके लिए उनको राजस्व के ऊपर या फिर राज्य की सरकारों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि ऐसी कोई योजना है
या उनके पास में ऐसे पैसे आए, उनका एक ऐसा ब्यौरा हो, ऐसा खाता हो जो राज्य सरकार सरपंचों के या प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रांसफर करे और गांव का विकास हो। ये एक इनकी कमियां है। दूसरा है कि ग्रामीण अंचलों में आज भी सरपंच पति, महिला सरपंच के स्थान पर उनके पतियों का शासन को अलोकतांत्रिक कुप्रथा व्याप्त है। साथ ही स्थानीय चुनावों में जातिवाद और दलीय गुटबाजी तीव्र हुई है। इसमें एक पंचायती राज चुनाव के अंदर एक समस्या हमेशा से रही है। होता क्या कि गांव के अंदर आज भी लोग पुरानी प्रथाओं के हिसाब से चलने वाले, महिलाओं को इतना अधिकार नहीं देते। तो माना कि एक गांव के अंदर महिला की सीट आ गई, दो महिलाएं खड़ी हुई, उनमें से एक महिला जीत गई। तो गांव वाले लोग क्या करते हैं, जो उस महिला का पति होता है वो क्या करेगा कि सरपंच के जो काम काज है ना वो आदमी करेगा, महिला का पति करेगा। महिला नहीं करेगी, वो सिर्फ घर पे रहेगी और साइन वगैरह करके काम चलाऊ काम करेगी। बाकी गांव के अंदर घूमना, गांव की व्यवस्था को देखना, सार्वजनिक स्थलों को देखना, सारे काम उसका पति करता है। इसलिए नाम पड़ा सरपंच पति। ये एक कुप्रथा है। धीरे धीरे इसके अंदर भी विकास हो रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत अच्छा और तगड़ा वाला विकास हो जाएगा। आगे लिखा कि साथ ही स्थानीय चुनावों में जातिवादी और दलीय गुटबाजी तीव्र हो जाती है। अब पंचायती राज चुनाव से होता क्या कि जो गांव के अंदर अनेक जाति के लोग हो जाते हैं, तो अनेक जाति के लोग अब क्या करते हैं कि अपनी जाति वाले को वोट देते हैं। विकास के नाम पर वो कुछ देखते नहीं है कि भाई कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा आदमी अच्छा है। वो ये देखते हैं कि अपनी जाति का इंसान कौन है, भले वो कितना ही बुरा हो। बुरा का मतलब हो कि वो गांव का विकास नहीं करता हो, उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो, वो जेब भरने वाला हो, लेकिन वो क्या देखते हैं, जाति का आदमी। इसलिए गुटबाजी हो जाती है। तो ये दो तीन आलोचना है, कमियां है पंचायती राज व्यवस्था की। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य रूप से ये दो मानी जाती है। अगला है ग्रामीण सामाजिक संरचना, परिवार और जाति। हम गांव की जो सामाजिक संरचना उनके बारे में पढ़ते हो। गांव के सामाजिक संरचना के अंदर, गांव का समाज के अंदर प्रमुख रूप से क्या आएगा, परिवार आएगा। गांव के अंदर लोगों का परिवार रहता है और जातियां रहती है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अथवा प्रश्न है कि ग्रामीण सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, परिवार और जाति की भूमिका स्पष्ट करें। तो पहला है ग्रामीण सामाजिक संरचना क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रामीण यानी गांव की सामाजिक संरचना, गांवों का सामाजिक विकास, गांवों का सामाजिक विस्तार, उसके बारे में। ग्रामीण सामाजिक संरचना से तात्पर्य है ग्रामीण समाज में उन सुदृढ़ और पारंपरिक प्रतिमानों, अंगों व सामाजिक संस्थाओं के अंतर संबंधों से जो ग्रामीण जीवन के दैनिक व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करते हैं। इसमें दो प्रमुख आधार है। पहला स्तंभ उसमें कौन सा है, परिवार, और दूसरा है जातीय व्यवस्था। गांव के जीवन को, गांव के सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई है। उनमें से पहला है परिवार और दूसरा है जाति व्यवस्था। इसमें परिवार में एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। वैसे गांवों के अंदर ज्यादातर संयुक्त परिवार होते हैं। एकल परिवार की प्रवृत्ति अगर हमारे को बाजारों में देखने को मिलती है, बाजारों में। और दूसरा है जातीय व्यवस्था। तो पहला हम पढ़ते हैं परिवार यानी संयुक्त परिवार। ग्रामीण समाज में सामूहिक कृषि कार्यों के लिए श्रम बल की निरंतर आवश्यकताएं या आवश्यकता के कारण संयुक्त परिवार की प्रधानता रही है। अब गांवों के अंदर एक ही काम होता है, कृषि खेती, और कृषि खेती के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता रहती है। तो होता क्या कि गांवों के अंदर संयुक्त परिवार होता है, पूरा परिवार मिलके खेती का कार्य करता है। कभी कभी आप देखना, एक बात है कि गांवों के अंदर एक एक आदमी के बच्चे 5 6 7 8 9 9 10 10, मैंने तो देखा है 19 19 बच्चे होते हैं। तो क्यों, क्योंकि पहले के टाइम में खेती का कार्य ही होता था। तो खेती का कार्य करने के लिए ज्यादा जनसंख्या की, ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती थी, बाहर से ला नहीं सकते, पैसे लेते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों की संख्या बढ़ाते रहते थे खेती का कार्य करने के लिए स्पेशली रूप से। अगला देखें, यह बच्चों, बुजुर्गों और असहाय सदस्यों को पूर्ण सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और संस्कृति का संरक्षण करता है। ऐसे होता है क्या है कि बहुत सारे बच्चे होंगे, उनका भी महत्व रहेगा संयुक्त परिवार के अंदर। जो बुजुर्ग हैं उनका भी महत्व रहेगा, और जो
असहाय लोग हैं उनका भी महत्व लगेगा, क्योंकि बच्चे भी खेती में काम आ जाते हैं, बुजुर्ग भी काम आ जाते हैं, असहाय लोग वो भी खेती का कार्य करते हैं, इसलिए उनका महत्व बना रहता है। दूसरा है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या की, जाति ग्रामीण श्रम विभाजन का आधार रही है। जाति क्या है, गांव के अंदर जो श्रम जो कार्य होते हैं उनका विभाजन का आधार रही है। जैसे कि नाई लोग ये काम करेंगे, ये ब्राह्मण ये काम करेंगे, ये लोहार ये करेंगे, ये स्वर्णकार ये कार्य करेंगे। उनका श्रम उनका जो कार्य है वो क्या होता है, बंटवारा होता है, बंटा हुआ होता है। यह जजमानी प्रथा के माध्यम से लोगों के पारंपरिक व्यवसायों और आर्थिक विनिमय को सघन बनाती है, और यद्यपि इसके कारण सामाजिक छुआछूत और भेदभाव बढ़ता है। जाति व्यवस्था के लाभ भी है और जाति व्यवस्था की हानि है, शायद हानियां ज़्यादा है। हालांकि समाज को समूह में बांटना जरूरी होता है। जाति व्यवस्था से होता क्या कि श्रम का विभाजन हो जाता है, काम का विभाजन होता है। उस वर्ग के उस जाति के लोग ये काम करेंगे, उस वर्ग के उस वर्ग के लोग ये काम करेंगे। ये पहले होता था, हाल नहीं होता ऐसा। फिलहाल तो हर एक जाति के लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आम जाति के लोग भी नाइयों का काम करते हैं, आम जाति के लोग भी सोनार का काम करते हैं, आम जाति के लोग कोई और कायस्थ का काम कर लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम में जाति का मतलब जिस जाति से जो लोग आता था, जिस जाति से जो कार्य जुड़ा होता था, वो उस जाति का काम वही करते थे। और अगला इसके इसकी हानि ये होती थी कि जाति व्यवस्था का छुआछूत ज़्यादा होता था, भेदभाव ज़्यादा होता था पहले के ज़माने में। अब तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, शहरीकरण की ओर बढ़े, पलायन करके वो आगे बढ़े। तब आम होटलों के अंदर, आम विद्यालयों के अंदर, आम सार्वजनिक स्थलों के अंदर सारे लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं, इसलिए छुआछूत जैसी प्रथाओं का भारत में अब धीरे धीरे क्या पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई है। अगला है ग्रामीण सामाजिक संरचना और रिश्तेदारी। गाँव के समाज की संरचना कैसी है, उनकी आपसी रिश्तेदारी कैसी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा है कि रिश्तेदारी और नातेदारी, क्या लिखा है, रिश्तेदारी और नातेदारी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में रिश्तेदारी मतलब रक्त और विवाह पर आधारित संबंध अत्यंत सुदृढ़ और प्रभावशाली संस्था है। कौन सी, ग्रामीण समाज के अंदर जो रिश्तेदारी संस्था है ना, इसको संस्था ही नाम दे सके, संबंध रिश्तेदारी है जो एक तो रक्त से संबंधित होते हैं। रक्त का मतलब होता है कि भाई भाई, काकाई भाई, दादाई भाई, वो सारे के सारे भाई, उनका संबंध रक्त वाला होता है। दूसरा होता है विवाह पर आधारित संबंध। एक तो रक्त के आधारित खून का रिश्ता, और एक दूसरा विवाह का रिश्ता, ठीक है ना। वो अत्यंत सुदृढ़ और प्रभावशाली संस्था रही है। खून का रिश्ता और जो विवाह का रिश्ता रहेगा वो समाज के अंदर अत्यंत सुदृढ़ और प्रभावशाली संस्था रही है। ग्रामीण क्षेत्र में विवाह के कड़े नियम जैसे कि जाति, ठीक है ना, और अंतर विवाह, ग्राम बहिर्विवाह सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। माना जाता है कि जाति के अंदर, एक ही जाति के अंदर विवाह करना ये नियम है, जिससे कि समाज का जुड़ाव अच्छा रहता है। और एक होता है ग्राम बहिर्विवाह, यानी गांव से बाहर पास के गांव वाले से विवाह करना जो सेम ही जाति का हो, जिससे उनके रिश्ते अलग होते हैं। सेम जाति का मतलब होता है कि सेम जाति के अंदर उनकी जो उनका जो गोत्र होगा, गोत्र अलग हो सकता है लेकिन जातियां सेम होती है। जैसे कि मैं राजपूत हूँ, तो मेरा विवाह राजपूत के जाति के अंदर ही होगा, लेकिन हमारा जो गोत्र है वो अलग होगा। किसी का वशिष्ठ होता है, किसी का गौतम होता है, ऐसे करके। अगला है रिश्तेदारी की बहुआयामी भूमिका। ग्रामीण समाज के अंदर रिश्तेदारी की बहुआयामी भूमिका कैसी होती है, संकट का संबल, संकट का संबल। ग्रामीण जीवन में किसी भी आपातकाल, अकाल, बीमारी, विवाह या मृत्यु के समय नातेदार ही सबसे पहले आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सहायता का स्रोत बनते हैं। गांव के अंदर, गांव के समाज के अंदर क्या होता है कि कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाए, या फिर अकाल पड़ जाए, या कोई बीमार हो जाए, या फिर विवाह जैसे स्थिति के अंदर जो नातेदार है, जो अपने संबंधी है, वही सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक सहायता करते हैं। अगर विवाह की स्थिति में वो सामाजिक सहायता ये करेंगे कि मिलकर बैठेंगे, खाने वाने में उनकी हेल्प करेंगे, पैसों में उनकी हेल्प करेंगे। और भावनात्मक रूप से अगर किसी की मृत्यु हो जाए, मानते हैं, तो फिर वो उनको सांत्वना देने का कार्य करेंगे, वो वाला, ठीक है ना। अगला है कि ये सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण क्या है,
रिश्तेदारी अनौपचारिक नियंत्रण का सबसे सशक्त माध्यम है। रिश्तेदारी अनौपचारिक नियंत्रण का सबसे सशक्त माध्यम है। सामाजिक बदनामी या नातेदारी समूह से निष्कासन के डर से व्यक्ति पारंपरिक लोक रीतियों और अनैतिक नियमों का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर पाता। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है? समाज के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसे नियम बना दिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, अगर वो किसी ऐसा अनैतिक कार्य करेगा, तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए वो लोग ऐसे या अनैतिक कार्य करने से डरते हैं कि क्या पता हम समाज से अलग हो गए तो हमारे साथ में क्या हो जाएगा वो चीज़ें। तो वो उसमें क्या होता है कि एक समाज का नियंत्रण एक पूरे समूह के ऊपर बना रहता है। अगला हम देखते हैं, अगला है ग्रामीण संरचना व शहरीकरण का प्रभाव। प्रश्न है, भारतीय ग्राम संरचना पर शहरीकरण और वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तृत विवेचन कीजिए। भारत की जो गांवों की संरचना है, गांवों की जो बनावट है, उनके ऊपर शहरीकरण और वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध और विशेषकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद शहरीकरण और वैश्वीकरण की दोहरी प्रक्रियाओं ने ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं को गहराई से परिवर्तित कर दिया है। उनमें पहला है कि शहरीकरण के प्रभाव क्या है ग्रामीण समाज के ऊपर, गांव के समाज के ऊपर। शहरीकरण के प्रभाव कौन कौन से देखते हैं कि जनसांख्यिकी पलायन। शहरीकरण का पहला ही प्रभाव क्या है? जनसांख्यिकी पलायन। रोजगार, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण युवाओं का शहरों की और तीव्रता से विस्थापन होना, जिससे गांवों में केवल वृद्ध और महिला ही रह जाती है। अब होगा क्या कि जनसांख्यिकी पलायन, गांव के जो बच्चे हैं या गांव के जो युवा है वो धीरे धीरे शहरों की ओर बढ़ रहे हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। ऐसे ये कुफायदा होता है कि गाँव के अंदर सिर्फ वृद्ध लोग और महिला ही बची रहती है। बाकी जो युवा ने, जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, व्यापार के लिए वो गांव की ओर चले जाते हैं। वो एक प्रभाव पड़ा है शहरीकरण का गांव के अंदर, मतलब ज्यादातर जनसंख्या बाहर की ओर चली जाती है। अगला है कि पारिवारिक विघटन, परिवार का विघटन। शहरों की व्यक्तिवादी जीवन शैली के कारण गांवों में भी संयुक्त परिवार तेजी से टूटकर एकल परिवारों में बदल रहे हैं। दूसरा शहरीकरण का प्रभाव क्या है कि पारिवारिक विघटन। शहरीकरण का प्रभाव गांव के अंदर परिवार का विघटन करने के तौर पर आ गया है। होता है क्या कि जो लोग गांव का जो संयुक्त परिवार होता है वो टूट जाता और एकल परिवार में आ जाता है, क्योंकि शहरों के अंदर एकल परिवार ज़्यादा होते हैं, कम लोग साथ में रहते हैं, एक आधी दो पीढ़ियाँ साथ में रहती है। वही चीज़ें देखकर फिर गांव के अंदर भी ऐसा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है व्यवसायिक परिवर्तन। शहरीकरण का व्यवसायिक परिवर्तन। कृषि पर निर्भरता कम हुई। अब ग्रामीण युवा शहरों में जाकर निर्माण, परिवहन, सेवा क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिससे जातिगत व्यवस्था के संबंध टूट गए। अब तीसरा प्रभाव क्या पड़ा? व्यवसायिक प्रभाव। गांवों के अंदर पहले खेती ज्यादा होती थी, लेकिन अब गांव के युवान जो वर्ग है वो शहरों की ओर बढ़ा और उन्होंने क्या किया कि खेती का काम छोड़कर परिवहन का काम शुरू कर दिया, ठीक है ना, सेवा का काम शुरू कर दिया, उद्योग धंधों के अंदर अपना काम शुरू कर दिया। तो खेती धीरे 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 क्या होगी? असहाय होगी। वो खेती से अपना ध्यान हटाकर बाजारों की ओर जाकर व्यापार के ऊपर अपना ध्यान देने लगे। अगला देखते हैं हम, अगला है कि ग्रामीण संरचना पर वैश्वीकरण का प्रभाव। अब ग्रामीण समाज के ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? पहले तो हमने देखा कि ग्रामीण समाज के ऊपर हमने किसका प्रभाव देखा? पहले शहरीकरण का प्रभाव। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण के प्रभाव में पहला प्रभाव क्या है? कृषि का बाजारीकरण। वैश्वीकरण का पहला ही प्रभाव पड़ा है कृषि का बाजारीकरण। अब किसान जीवन निर्माण के स्थान पर वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप नकदी फसलों जैसे कि कपास, सोयाबीन की ओर आकर्षित हो गए। अब वैश्वीकरण का पहला प्रभाव ये पड़ा कि कृषि का बाजारीकरण। पहले के टाइम में किसान अपना जीवन निर्माण करने के लिए धान उगाते थे, गेहूं, बाजरा, जौ, चावल।
इन्हीं का उत्पादन करते थे, यही उगाते थे, जिससे कि हमारे को 2 टाइम की रोटी मिल जाए, और धान को स्टोर करते थे कि आने वाले टाइम में हम उस धान को खाएँगे। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि कृषि का बाज़ारीकरण हो गया। अब किसान ज़्यादा रूप से कपास, ठीक है ना? और सोयाबीन, मतलब व्यापारिक फसलों का उत्पादन करने लगा। किसानों को लगा कि हम ऐसी फसलों को बेचेंगे जिससे हमारे को आय हमारी बढ़ेगी, हमारे पास में पैसे आएगा। और उन्होंने धान वाली कृषि करना बंद कर दिया और व्यापारिक कृषि के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। यही वैश्वीकरण का पहला प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महंगे बीजों जैसे बीटी कॉटन और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ गया। और दूसरा, और इसी के अंदर प्रभाव क्या पड़ा कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है कि जो 2-3 राष्ट्र के अंदर या 2-3 देशों के अंदर जो कंपनी काम करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उनके अंदर जो महंगे-महंगे बीज है जैसे कि बीटी कॉटन, ठीक है ना? और कीटनाशकों का प्रभाव भी बढ़ गया। अगला है जजमानी प्रथा का अंत हो गया। गाँव के अंदर जो एक प्रथा चलती थी, जजमानी प्रथा, वो वैश्वीकरण से उसका क्या हो गया? अंत हो गया। वैश्वीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा अर्थव्यवस्था, कैश इनकम का पूर्ण विस्तार हुआ, जिससे अनाज के बदले सेवा लेन-देन की पुरानी जजमानी प्रथा का अंत होकर सभी संबंध संविदात्मक हो गए, ठीक है ना? हुआ क्या कि जजमानी प्रथा जो थी कि भाई काम के बदले अनाज देना, किसी लोहार ने, किसी नाई ने, किसी सुथार ने काम कर दिया तो उसके बदले उसको अनाज दिया जाएगा। लेकिन अब जजमानी प्रथा का क्या हो गया? अंत हो गया। वैश्वीकरण के हिसाब से काम करो, पैसे लो, काम से आय आएगी, इनकम आएगी, वो व्यवस्था चालू होगी। आयात निर्यात वाली व्यवस्था या जजमानी व्यवस्था का अंत हो गया। ये दूसरा प्रभाव। तीसरा है सांस्कृतिक पश्चिमीकरण, यानी संस्कृति के अंदर पश्चिमीकरण की व्यवस्था आ गई। टेलीविजन, स्मार्टफोन, इंटरनेट के कारण गांवों की जीवन शैली क्रांतिकारी बदलाव आया। खान पान मतलब फास्ट फूड, पहनावा, जींस और बोलचाल की भाषा में पश्चिमी उपभोक्तावाद का प्रभाव बढ़ा। गांव के अंदर पहले मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, तो आपस में गांव के लोग बैठकर बंतड़ करते थे। मारवाड़ी का शब्द है बंतड़। वो अपने विचार विमर्श करते थे, बातें करते थे, गप्पे लड़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे टेलीविजन गाँवों में पहुंच गया, स्मार्टफोन आ गए, इंटरनेट आ गया, जिससे गाँव की जो व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था, उसमें बहुत जल्दी तीव्र रूप से बदलाव आने लगे। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, जैसे गाँव के लोग पहले जींस नहीं पहनते थे, सांस्कृतिक रूप से उनका पहनावा अलग था, लेकिन उन्होंने उस इंटरनेट के जरिए देखा और जींस की जो खपत है वो करने लगे, ठीक है ना? बोलचाल की भाषा में बदलाव आया। गांव के लोग पहले फास्ट फूड में समझते नहीं थे। आज के टाइम में आप गांव के अंदर जब सबसे ज़्यादा मैगीज, नूडल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे विद्यमान है। क्यों? इसका कारण क्या है कि संस्कृति का क्या हो गया? पश्चिमीकरण हो गया। अगला हम देखते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। इस वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम, इकोनॉमिक्स रिजल्ट क्या रहे, अथवा वैश्वीकरण के आर्थिक और सामाजिक परिणामों का ग्रामीण व्यवस्थाओं पर आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वैश्वीकरण का जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा है उसका हमारे को ग्रामीण व्यवस्था पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आर्थिक परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, आर्थिक परिणाम क्या है उनका मूल्यांकन करते हैं। सकारात्मक पहलू, वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि उत्पादकों को विश्व बाजार प्रदान किया। इंटरनेट, ई चौपाल और डिजिटल पेमेंट प्रणालियों के माध्यम से किसानों के बाजार के मूल्य सूचनाओं तक पहुंचाने का सुगम और सीधा विधि हुई। अब हुआ क्या कि वैश्वीकरण के अंदर भारतीय जो कृषि उत्पादक एक समाज था, उनको विश्व का बाजार स्थापित किया। इंटरनेट के द्वारा, ई चौपाल के द्वारा, बहुत ऐसे ऐप है उनके द्वारा उन्होंने क्या किया कि जो बाहर की मंडियाँ वगैरह है उनसे सीधा कांटेक्ट जारी किया और उनको अच्छे खासे मूल्य, अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। सुगम और सीधी प्रणाली हो गई। एक किसान आज बैठ कर क्या करता है, गाँव के अंदर बैठ कर अपने फ़ोन में देखता है कौन सी फसल के भाव क्या चल रहे हैं। वो सारी चीज़ें उनको इंटरनेट के द्वारा, ई चौपाल के द्वारा उपलब्ध होती है। तो ये उनका एक सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन नकारात्मक पहलू या उसकी आलोचना क्या है कि वैश्वीकरण के कारण कृषि बाजार इनपुट लागत मतलब खाद, उन्नत पेटेंट बीज और डीजल बहुत बढ़ गई। सरकार द्वारा कृषि सब्सिडियों में की गई कटौती और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे व सीमांत किसान
कर्ज के गहरे दलदल में फंस के धस गए और गंभीर कृषि संकट को जन्म दिया। अब हुआ कि वैश्वीकरण के अनुसार अब देखो हर एक चीज़ के फायदे हैं, उनके घाटे भी होते हैं। अब आप डिजिटल रूप से पढ़ रहे हो मेरे से तो उसके फ़ायदे हैं कि आपको सारा कंटेंट मिल रहा है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल दूसरा भी कर सकते हो, जैसे कि आप ज़्यादा फ़ोन यूज करोगे, गेमिंग वगैरह, रील्स वगैरह, तो इसके कुफ़ायदे भी हैं। वही चीज़ें वैश्वीकरण के फ़ायदे भी थे और नकारात्मक पहलू भी थे। क्या हुआ कि कृषि इनपुट में लागत में खाद, बीज बीज ठीक है ना, डीजल वगैरह उनकी ज़्यादातर बढ़ोतरी की गई। उसमें किसानों को सब्सिडियाँ मिली, सब्सिडियाँ धीरे-धीरे उनको मिली, फिर उनके ऊपर कर हो गया, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगने लग गई, सब्सिडियों में कटौती होने लगी। जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, वो कर्जदार हो गए। अगला है वैश्वीकरण के सामाजिक परिणाम। वैश्वीकरण के सामाजिक परिणाम क्या है? इसके भी एक सकारात्मक परिणाम है और एक नकारात्मक परिणाम है। पहला पढ़ते हैं वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा का तीव्र विकास हुआ। वैश्वीकरण से एक अच्छा काम क्या हुआ कि जो अपना ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ पे शिक्षा का तीव्र विकास हो गया। पहले के टाइम में गाँव के लोग अशिक्षित थे, वो शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन वैश्वीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का विकास बहुत अच्छा हुआ। अगला है इंटरनेट और वैश्विक विचारों के संपर्क में आने से जातिगत रूढ़िवादी, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के कंडे बंधनों से ढील आई। अब हुआ क्या कि इंटरनेट, वैश्वीकरण, लोग इंटरनेट से जुड़ने लगे, बाहर के लोगों से जुड़ने लगे, तो उनमें धीरे धीरे गांव के अंदर जो जातिगत रूढ़िवादिता थी, जातिगत परंपरा थी, जो छुआछूत जैसे जो काम थे, उनके अंदर ढील आई। ठीक है ना। अगला है कि पिछड़े और दलित वर्ग को व्यवसायिक स्वतंत्रता मिलने से उनका सामाजिक स्तर सुधरा। और कहा गया कि जो पिछड़े लोग थे, जो दलित लोग थे, उनका वैश्वीकरण से उनका सामाजिक स्तर क्या है, अच्छा हुआ है, बदला है। और इसका वैश्वीकरण का नकारात्मक परिणाम देखो, सामाजिक परिणाम जो नकारात्मक है, वैश्वीकरण ने ग्रामीण समाज की पारंपरिक मतलब सामूहिक चेतना और आपसी सहयोग के ताने बाने को नष्ट कर दिया। इसकी वजह स्वार्थी व्यक्तिवाद और अंधाधुंध भौतिकवाद के प्रदर्शन में ले ली। युवा वर्ग अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलकर पश्चिमी उपभोक्ताओं के भटकाव में और मानसिक तनाव से ग्रसित हो गया। अब वैश्वीकरण ने क्या किया, गाँवों के अंदर एक जो अच्छी व्यवस्था थी, क्या थी कि सामूहिक चेतना थी, ठीक है, और आपसी सहयोग करते थे। पहले के टाइम में या पहले के ज़माने में आज भी होता है, ऐसा कुछ नहीं, इतना बदलाव नहीं आया। जो अच्छे लोग हैं उनके अंदर बदलाव नहीं आते, प्रकृति का नियम है, चंदन विष व्याप्त है लिपटे रहत भोजन। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, अच्छे लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं आते, वो अपनी यथा स्थिति में बने रहते हैं। लेकिन कहा गया कि वैश्वीकरण ने क्या किया कि जो पहले के जो रिश्ते नाते थे, जो संयोग की भावनाएं होती थी, जो समूह वर्ग था, उनके अंदर बदलाव आने लगा। धीरे धीरे लोगों ने लोगों की हेल्प करनी, लोगों की सहायता करनी बंद कर दी है और लोगों के अंदर स्वार्थीवाद या स्वार्थी व्यक्तित्ववाद का पैदा हो गया, जन्म लिया है। लोग स्वार्थी बन गए और अंधाधुंध भौतिकवाद प्रदर्शन ने ले ली और लोग दिखावे की प्रवृत्ति में आ गए। गांव के लोग भी अब दिखावे की प्रवृत्ति में आ गए, वो दिखावा करने लग गए। और अगला है कि युवा वर्ग अपनी संस्कृति, जो युवान लोग हैं वो अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी या पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से अपना जीवन यापन करने करने लग गए। वो इंटरनेट से जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सीखते हैं, उनके अनुसार अपनी संस्कृति में बदलाव लाने का प्रयत्न करते हैं। अगला है कृषि संकट के आयाम, गरीबी व ऋणग्रस्तता। कृषि संगठन के आयाम क्या है, संकट के सॉरी, और गरीबी और ऋणग्रस्तता। इनमें आप समझते हो, ऋणग्रस्तता का मतलब होता है ज़्यादा ऋण ऊपर हो जाना, गरीबी में तो सब लोग जानते हैं गरीबी क्या होती है। अगला है प्रश्न क्या है कि भारत में कृषि संकट के विभिन्न आयामों में गरीब, ऋणग्रस्तता और किसानों की आत्महत्या की विस्तृत विवेचना कीजिए। गाँवों के अंदर जो किसानों के ऊपर जो जब उनकी फसल अच्छी नहीं होती है, उनके ऊपर ज़्यादा ऋण हो जाता है, तो किसान ऐसे स्थिति में आ जाता है कि वो आत्महत्या करने लगता होती है। किसानों की कभी कभी फसलें बहुत अच्छी होती है, उनको उम्मीद होती है कि इस बार हमारे ऊपर जितना भी कर्ज है वो उतार देंगे, लेकिन भगवान और प्रकृति कुछ और चाहती है। कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसकी फसल खराब हो जाती है,
फिर किसान की ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके पास में आत्महत्या के अलावा और कोई सहारा नहीं होता है, और वो ऐसे गलत कदम उठाता है जिससे फिर उसके पूरे परिवार को, पूरी पीढ़ियों को वो भुगतना पड़ता है। देखते हैं, भारतीय कृषि वर्तमान में एक गहरे संकट के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, जिसके 3 प्रमुख आयाम आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। पहला है ग्रामीण गरीबी। उसमें है देश की आधी से अधिक आबादी आजीविका हेतु कृषि पर आश्रित है। भारत देश की आधी से ज़्यादा आबादी अपनी जीवन की आजीविका या जीवन निर्वहन के लिए कृषि के ऊपर आधारित है, किंतु राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान निरंतर गिरता रह रहा है। तो अपने देश की जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, या जो राष्ट्रीय आय है, उसमें कृषि का स्तर धीरे 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 गिर रहा है। होना ये चाहिए कि ऊपर उठे, लेकिन धीरे धीरे अपने जो कृषि के अंदर जो इनका योगदान है कृषि का, वो गिर रहा है। ठीक है ना। परिवारों के बढ़ने से खेती के छोटे छोटे टुकड़े हो गए खेतों के, जिससे पारंपरिक खेती अब आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बन गई। अब धीरे धीरे जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, परिवार बढ़ रहे हैं, एकल परिवार की ओर जा रहे हैं लोग। अब गांव के अंदर किसानों के पास में अगर 5 बीघा खेत है, एक किसान के 5 बेटे हैं, तो प्रत्येक के पास में एक एक बीघा खेत आएगा, प्रत्येक खेत में अपना घर होगा। अब उन 5 बेटों की भी अगर 2-2 बेटे हैं, फिर वो 1 बीघा का हो जाएगा आधा आधा। फिर उन 2 बेटों के भी अगर 2-2 बेटे हैं, तो फिर आधा बीघा का बज हो जाएगा आधे का आधा। ऐसे करके धीरे 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 खेत छोटे हो रहे हैं। खेत छोटे होंगे तो कृषि कम होगी, खेती कम होगी। अगला है ऋणग्रस्तता। खेती की इनपुट लागत, उर्वरक में उन्नत बीज, मशीनरी बढ़ने के कारण किसान को प्रत्येक सीजन कर्ज लेना पड़ता है। फसल खराब होने या बाजार में लाभकारी दाम न मिलने से वह बैंक का पुराना कर्ज नहीं चुका पाता, जिसके कारण वह स्थायी साहूकारों के चंगुल में फंस जाता है और अत्यधिक ऊंचे ब्याज पर पैसे लेता है, और उसको उसके ऊपर ऋण हो जाता है। अब होता क्या है कि ऋणग्रस्ता में खेती की इनपुट लागत, वर्तमान में बीज के मूल्य ज़्यादा होते हैं, रासायनिक खाद के पैसे ज़्यादा होते हैं, और मशीनरी, हर एक खेती का काम अब मशीनों से, ट्रैक्टरों से और मशीनों से होने लगा। जिससे होता ही हो कि आम किसान के पास में पैसा नहीं होता है, वो बैंक के चक्कर काटता है, पैसे ले आता है लोन वोन करके, अब मशीनों के द्वारा खेती करवाता है, उसकी कटाई करता है, निराई करता है, बुआई करता है, बुनाई करता है, रासायनिक खाद लाता है, वो सारे पैसों से करता है। फिर उसके ऊपर पैसे तो होते ही हैं, लेकिन जो संचोग ऐसा आता है कि कभी कभी उसकी फसल खराब हो जाती है। अब जैसी खराब हुई, बैंक फिर क्या करती है, उनके पैसों के ऊपर ज़्यादा लोन ब्याज लगाती है, टैक्स लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है। फिर वही किसान, गांव के जो साहूकार लोग होते हैं, या जो गांव के जो बड़े व्यापारी या बड़े कृषि वाले लोग होते हैं, उनके पास जाते हैं, और फिर वो उनसे पैसे लेते हैं। इससे वो फिर ऐसी कड़ी में फंस जाते हैं कि वहाँ के भी पैसे बकाया, बैंक के भी पैसे बकाया, फिर वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा ऋण हो जाता है। अगला है किसानों की आत्महत्या व समाधान के उपाय। अब ऐसी स्थिति में अब किसानों के ऊपर ज़्यादा ऋण होगा, लोगों से ज़्यादा पैसे ले लिए, बैंक से ज़्यादा पैसे लिए, अब उनके पास में एक ही साधन होता है कि वो आत्महत्या करें, क्योंकि वो पैसे तो चुका नहीं पाते, इतने सारे पैसे होते हैं। और बैंक और साहूकारों का सिस्टम होता है कि वो धीरे धीरे फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज करने लग जाते हैं, और खेती से इतने पैसे उतारना बहुत कठिन कार्य है, इम्पॉसिबल कार्य है। तो फिर उनके पास में एक ही समाधान होता है, आत्महत्या। देखते हैं किसानों की आत्महत्या वो समाधान के कारण उपाय। किसानों की आत्महत्या का त्रासद आयाम, अत्यधिक ऋण के बोझ, साहूकारों द्वारा मानसिक प्रताड़ना, और फसल के पूर्ण बर्बाद होने के कारण अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खोने के भय से किसान अत्यंत हताश हो जाता है। यह मानसिक हताशा अंततः किसान को आत्महत्या जैसे दुखद कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, जो वर्तमान ग्रामीण समाज का सबसे दर्दनाक सच है। अब होता क्या है कि किसान साहूकारों से पैसे ज़्यादा लेता है, और वही साहूकार जो उनको ब्याज पे पैसे देता है, वो उनको प्रताड़ित करता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, और
हकीकत बात ये है कि ब्याज की स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो इंसान किसी काम का नहीं होता है, उससे अगर ब्याज लेना पड़े, अपनी भाषा में कहे कि जो फालतू लोग, उसका जो अच्छा व्यक्तित्व नहीं होता है, लेकिन इंसान के हालात ऐसे आ जाते हैं कि ऐसे लोगों से उनको ब्याज लेना पड़ता है, और फिर वो उनको न तो बोलने का सेंस होता है, न उसको कुछ और करने का सेंस होता है, लेकिन हम गलती में होते हैं कि हमने उससे ब्याज लिया। इसके कारण वो समाज के अंदर हमारी बेइज्जती करता है। उसका चरित्र कैसा हो, एक का अच्छा, हमारा चरित्र अच्छा हो, लेकिन हमने गलती की, उससे ब्याज लिया है, फिर वो हमेशा सुनाता रहता है, पैसे दो, ये करो, पैसों के ऊपर पैसे। वो किसी भी सामाजिक कार्य के अंदर, कार्यक्रमों के अंदर बोलने नहीं देता है, किसी भी स्थिति में बोलने नहीं देता है, जब तक कि हम उसके पैसे नहीं चुका देते। इसलिए किसान बेचारा हताश हो जाता है, समाज के अंदर उसको शर्म आने लगती है कि मैंने किस इंसान से पैसे ले लिए और मेरे ऊपर इतने पैसे हो गए, आज मैं समाज के अंदर बोलने लायक नहीं हूँ। फिर उसके पास में एक ऑप्शन होता है, आत्महत्या का। मैंने खुद ने ऐसा फील किया और देखा है कि जिन लोगों का स्टैंडर्ड इतना नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोगों से पैसे ले लेते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो पैसे लेते हैं, क्योंकि अच्छे और सच्चे लोग होते हैं वो हमेशा आई थिंक थोड़े निम्न क्लास वाले ही होते हैं। उनको जीवन में एक न एक बार किसी न किसी से ऋण लेना ही पड़ता है, फिर उनसे सुनना पड़ता है जो सुनाने लायक नहीं होते। फिर आते हैं इस पे, अगला है संकट से मुक्ति के समाधान, लाभकारी मूल्य। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले, ठीक है ना, ये संकट की मुक्ति का समाधान है। कृषि ऋण, साहूकार प्रथा पर रोक लगाकर शून्य ब्याज पर बैंक ऋण दिया जाए, ये एक अच्छा उपाय है। पहला तो एक लाभकारी मूल्य हो, किसान को फसल अपनी बेचे तो उनको अच्छे पैसे मिले। दूसरा है कि जब वो कृषि ऋण लेता है, तो ये जो साहूकारी व्यवस्था है वो क्या, वो पूर्ण रूप से बंद हो, और बैंक बिना ऋण के ब्याज दे। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि बैंक बिना ऋण के पैसे दे रही है, या सरकार बिना ऋण के पैसे दे रही, तो ऐसे लोगों से ब्याज लेने का जरूरत ही नहीं है। जो साहूकार लोग हैं, जो पैसों की हेकड़ी दिखाते हैं, ऐसे लोगों से फिर ब्याज या ब्याज पे ऋण लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर बैंक वगैरह बिना ऋण के, बिना ब्याज के पैसे देने लग जाए, तो आत्महत्या रुक सकती है। अगला है वैकल्पिक आजीविका, गांवों में डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और कुटीर उद्योग का विकास हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, राजस्थान के अंदर आज हम भी आते हैं, या एक अपने में बाड़मेर का हूँ, तो बाड़मेर के इलाके की बात करें या आसपास के इलाके की बात करें, कि एक गांव के अंदर अच्छी चीज़ होनी चाहिए, डेयरी व्यवस्था। गांव के अंदर डेयरी नहीं है। डेयरी के अंदर होता है क्या, कि आप उससे दूध भराओ, उससे आपको प्रॉफिट होता है, और रियल में होता है। अगर आप हम एक गुजरात स्टेट की बात आज करें, तो गुजरात के अंदर एक अच्छा सुविधा है डेयरी विकास। जो किसान है वो खेती के साथ में दूध का भी काम करते हैं, डेयरी फार्म का काम करते हैं। उससे उनको मंथली या फिर एक पखवाड़े के उनको पैसे मिल जाते हैं, उनको प्रॉफिट हो जाता है। अगर 15 दिन में भी अगर उनको 10-1 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो उनको किसी से ऋण नहीं लेना पड़ेगा, एक पैसों की, एक आय की एक स्रोत बन जाएगा डेयरी। प्रत्येक गांव के अंदर डेयरी सुविधा होनी चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण होना चाहिए, और कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग गाँव के अंदर होने चाहिए, जैसे कि मिट्टी के बर्तन के उद्योग है, खिलौनों के उद्योग, ऐसे छोटे छोटे उद्योगों की व्यवस्था होगी, तो किसानों के पास में वैकल्पिक आजीविका चलाने के लिए साधन होंगे। इससे आत्महत्या रुक सकती है। अगला है उदारीकरण व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अथवा वैश्वीकरण और उदारीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। वर्ष 1991 में अपनाई गई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब एलपीजी की नीतियों ने भारतीय ग्रामीण व्यवस्थाओं को, आर्थिक परिदृश्य को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। इसमें है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव, तकनीकी आधुनिकीकरण, विदेशों से आधुनिक कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ड्रिप इरिगेशन प्रणाली का आयात आसान हुआ, ठीक है, जिससे फसलों के प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ी। अब इसमें एक क्या हुआ कि तकनीकी सुविधा, खेती के अंदर तकनीकी सुविधा आ गई।
उसमें क्या हुआ कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल होने लगा, ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल होने लगा, जिससे खेती के उत्पादकता में ज़्यादा बढ़ोतरी आ गई। कम समय में ज़्यादा खेती कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा बुआई करते हैं ट्रैक्टर के इनके द्वारा। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने लगा। निजी और सरकारी निवेश से गाँवों में चमचमाती पक्की सड़कों, बिजली आपूर्ति और दूरसंचार मतलब इंटरनेट का तीव्र जाल बिछा, जिससे ग्रामीण मंडियां सीधे राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ गई। अब हुआ क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ भारत में धीरे धीरे, जिससे क्या होने लगा कि जो गाँवों जो प्रत्येक गांव है वो सड़क से कनेक्ट हुआ, प्रत्येक गांव में सड़कें आई, पर धीरे धीरे वो तहसील से कनेक्ट हुई, राज्य से कनेक्ट हुई, देश से कनेक्ट हुई, पूरा गाँव सड़कों के माध्यम से केंद्रीकरण की से जुड़ गया। अगला है कि बिजली की आपूर्ति, गाँव के अंदर बिजली की आपूर्ति होने लगी है, ठीक है ना। और दूरसंचार मतलब इंटरनेट का तीव्र बाजार हुआ है, जैसे कि जो आम किसान है वो इंटरनेशनल या फिर जो अपने राष्ट्र की बड़ी बड़ी मंडियाँ होती है उनसे जुड़ गया, और कृषि की जो फसल की जो यथार्थ मूल्य है, जो वास्तविक मूल्य है, उनका पता उनको चल गया। अगला है उदारीकरण व भारतीय कृषि पर प्रभाव, कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव, चुनौतियाँ, सब्सिडी की तीव्र कटौती। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ ने दिशा निर्देशों के चलते सरकार को रासायनिक खादों और कृषि इनपुट्स पर मिलने वाली सब्सिडियों का कम करनी पड़ी, जिससे खेती अत्यधिक खर्चीली हो गई। अब सब्सिडियां पहले मिलती थी, अब सब्सिडियों का स्तर धीरे धीरे गिरने लगा, कम सब्सिडियां मिलने लगी, जिससे क्या होगी, कृषि खेती क्या होगी, अत्यधिक खर्चीली होगी, उनमें खर्चा ज़्यादा होने लग गया। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, जो कंपनी अलग अलग राष्ट्र के अंदर काम करती है, एक ही कंपनी भारत में, जापान में, इंग्लैंड में, बांग्लादेश में, ऐसे अलग अलग राष्ट्रों में काम करती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व तो होने लगा। उन्नत बीज बाजार पर वैश्विक कड़ी बीज कंपनियां जैसे कि मोन्सेटो एक आधिकारिक स्थापित हो गया, जिससे पारंपरिक देसी बीज समाप्त हो गए और किसान महंगे हाइब्रिड बीजों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर होने लगे। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने बीज का उत्पादन किया, और ऐसा बीज जो हाइब्रिड था, जिससे किसानों ने उसकी खपत ज़्यादा करने लगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से किसान बीज खरीदने लगे, जो हाइब्रिड बीज है उनमें ऐसी तकनीकी सुविधा है, रासायनिक सुविधा हुई, उस बीजों से फसल की उत्पादकता ज़्यादा हुई, जिससे एक हानि हुई कि जो हमारा पारंपरिक जो देसी बीज था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, और हाइब्रिड बीज की तरफ जाने लगे। अगला है आर्थिक गैर बराबरी में वृद्धि। इन सुधारों का लाभ केवल संपन्न बड़े किसानों को मिला, जिनके पास विपुल संसाधन थे, जबकि देश का सीमांत किसान कर्ज के बोझ तले पिछड़ गया। अब होगा क्या कि सारी सुविधा, इन सुविधाओं से भी, वैश्वीकरण से भी, उदारीकरण से भी दो वर्गों में कृषि बट गई, समाज दो वर्गों के अंदर बट गया। एक के पास में ज़्यादा खेती होगी, किसान के पास में ज़्यादा ज़मीनें होगी, ज़्यादा संसाधन होंगे, ट्रैक्टर वगैरह ज़्यादा होंगे, ड्रिप सिस्टम ज़्यादा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा अगर कोई इंसान ज़्यादा उठा रहा है तो उनको ज़्यादा लाभ होने लगा। जो आम किसान है, जो गरीब किसान है, वो धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा है। आज का सेशन अपना यही ख़त्म होता है। एक बार ध्यान से पढ़ना। आप सभी को धन्यवाद। जय माँ करणी।